ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम, अध्याय 91। युद्ध के मैदान के बीच में प्रत्येक राष्ट्र के अलग अलग कवच द्वारा स्पष्ट रूप से चिन्हित आपस में मिलते जुलते सैनिकों की बाढ़ स्वतः ही दो भागों में विभाजित हो गई थी। एक भाग में लाखों लोग खूनी नरसंहार में शामिल थे, जहां दोनों पक्षों ने हर पल बड़ी संख्या में सैनिकों को खो दिया। दूसरा भाग वह था जहां चुयुआन विरोधी पक्ष के बड़ी संख्या में देवताओं से भिड़ रहा था। एक व्यक्ति अनगिनत देवताओं से लड़ रहा था, जिनमें देसेन के राजा जैसी शीर्ष स्तरीय शक्तियां भी शामिल थीं। एक ऐसा परिदृश्य था जहां असली देवता भी अपना अंत पा सकते थे। हालांकि ठीक इसी समय जब चुयुआन की आवाज गिरी तो आसपास का स्थान दर्पण की तरह टूटने लगा। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह अंतरिक्ष को भी प्रभावित कर रही थी। इतनी शक्तिशाली शक्ति। युद्ध की घोषणा करते हुए डाइसेन के राजा का चेहरा कठोर हो गया। भले ही आपके पास भगवान की शक्ति हो, मेरा डाइसेन 500 वर्षों से खड़ा है। क्या आपको लगता है कि हमारे पास कोई प्राचीन और गहरी जड़ें वाली शक्ति नहीं है? डाइसेन की आत्मा ईश्वरत्व को देखेगी। चमकदार प्रकाश की धाराएं प्रकट हुईं। एक ड्रैगन जैसी भयंकर शक्ति आगे बढ़ी, जो डाइसेन के राजा की आकृति को ढंकने वाले शाही वस्त्र में समा गई। हालांकि उसका राज्य अभी भी ईश्वरत्व की आधी सीढ़ी पर था, लेकिन उसकी शक्ति एक वास्तविक देवता के बराबर थी। डाइसेन का राष्ट्रीय भाग्य 500 वर्षों से खड़ा है। चुयुआन हैरान नहीं हुआ। असंख्य नागरिकों से एकत्रित शक्ति का उपयोग करके राष्ट्रीय भाग्य का निर्माण करना और शक्ति को जबरन ईश्वरत्व के स्तर तक बढ़ाना, यही राष्ट्रीय भाग्य का मार्ग है, एक सम्राट का मार्ग है। हम भी यहाँ हैं। दाजी, डालू और ग्रेट शेंग के राजा एक साथ दहाड़ने लगे। उनमें राष्ट्रीय नियति की शक्ति भी समाहित थी। भले ही वह डेसेन की तरह सघन न हो, लेकिन उनकी शक्ति ने उन्हें सबसे कमजोर देवताओं के स्तर तक भी पहुंचाया। 4 शक्तिशाली प्राणी जो राष्ट्रीय नियति के माध्यम से देवत्व तक पहुंचे थे। शक्तिशाली प्राणी देश या कुल क्यों स्थापित करना चाहते हैं? राष्ट्रीय नियति की शक्ति के कारण। एक राजा के रूप में हजारों लोगों के शीर्ष पर वे मौसम को प्रभावित कर सकते हैं और अपने देश को लगन से संचालित कर सकते हैं। देश जितना समृद्ध होता है, उन्हें दिया गया राष्ट्रीय भाग्य उतना ही मजबूत होता है, जिसे फिर कुछ माध्यमों से उनकी अपनी शक्ति में बदला जा सकता है। मानव सम्राट की तलवार में भी यह क्षमता थी, लेकिन मानव सम्राट की तलवार ने एक राष्ट्र को नहीं, बल्कि अनगिनत मानव जनजातियों को बदला। 4 देशों के राष्ट्रीय भाग्य वाले एक व्यक्ति का सामना करना ही पर्याप्त होना चाहिए। डेसेन के राजा की निगाहें झुक गईं और वह अचानक युद्ध की घोषणा करते हुए भड़क उठे। चुयुआन, आओ, या तो तुम्हारी मृत्यु होगी या मेरी मृत्यु। क्या किसी देश की राष्ट्रीय नियति मानव जाति की नियति से तुलना की जा सकती है? मैं मानव जाति का सम्राट हूँ। चुयुआन की आभा ठंडी और पवित्र थी। मानवता के संत, मानव जाति के विश्वास को थामे हुए, उसने अपने हाथ को आगे की ओर जोर से पकड़ लिया। एक साथ आओ। भगवान का भाला मार रहा है, अमर को मार डालो। इस समय डेसेन के राजा ने अभूतपूर्व युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। छिपे हुए ड्रैगन भाले ने पागलपन से कांपना शुरू कर दिया। डेसेन की ये दिव्य कलाकृति राष्ट्रीय नियति की शक्ति को उत्तेजित कर सकती थी। एक शानदार रोशनी जो अंतरिक्ष को चीरती हुई प्रतीत होती थी, उन पर उग्र रूप से वार करती हुई आई। समुद्री तूफान हथेली, विनाश बरसक ब्लेड, समृद्धिशाही हथेली। ... डेसेन के राजा के नेतृत्व में 4 राजाओं ने एक साथ राष्ट्रीय नियति द्वारा उन्नत अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसी समय हमले में शामिल हुए 20 या उससे अधिक देवताओं ने भी अपनी सबसे मजबूत शक्ति का प्रदर्शन किया। एक ऐसे युद्ध में जो किसी राष्ट्र को नष्ट कर सकता है, वहां षड्यंत्र या विश्वासघात के लिए कोई जगह नहीं थी। अन्याय और कम संख्या का सामना करने पर एक राष्ट्र के शासक के रूप में अपने विरोधियों को हराने के लिए हर संभव उपाय करना पड़ता है। अन्यथा वे इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे, केवल विजेता ही याद किए जाएंगे। जो पराजित होते हैं वे केवल इतिहास के पन्नों में गहरे दफन हो जाते हैं। युद्ध उन्माद, युद्ध के 7 रूप। हालांकि चुयुआन ऐसे आगे बढ़ा जैसे टेलीपोर्ट हो रहा हो, बड़े पैमाने पर बदलाव ला रहा हो, 30 विरोधियों के हमले से जूझ रहा हो जैसे कि वह कोई अजेय देवता हो। उसकी मुट्ठियां लगातार भड़की हुई थीं और उसके सामने के सभी हमले आश्चर्यजनक रूप से ध्वस्त हो गए। सब कुछ शांत था। शॉकवेव से सारी शक्ति बिखर गई थी। अभी क्या हुआ? हम उसे इस तरह चोट भी नहीं पहुंचा सकते। सभी के चेहरों पर भाव बदल गए। उनकी शक्ति के साथ दिव्य राजधानी में झांकना निश्चित रूप से उनकी मृत्यु का कारण होगा। फिर भी उनके सामने खड़ा आदमी आसानी से ऐसा कर गया। उनकी आंखों में चुयुआन की आकृति अत्यंत विशाल थी, मानो वे किसी प्राचीन मानव सम्राट को देख रहे हों। युद्ध न्याय और करुणा नहीं जानता, केवल जीत और हार। चुयुआन के शब्द सभी के कानों में मृत्यु की घोषणा की तरह गूंज उठे। अगले ही सेकंड में वह अचानक किसी प्रेत की तरह किसी के पास प्रकट हुआ। अपनी 5 उंगलियों के एक तेज झटके के साथ मौत की रोशनी की 5 किरणें सीधे नीचे उतरीं।
उस आदमी के शरीर को 5 टुकड़ों में कटा हुआ देखकर सभी भयभीत हो गए। एक अत्यंत रक्तरंजित दृश्य। शक्तिशाली विच्छेदन तकनीक। एक हथेली ने एक आदमी को काट दिया। चू युआन नहीं रुका। नीचे युद्ध बहुत भयंकर था, जिसमें हर पल उसके अपने कई सैनिक मर रहे थे। उसे दुश्मन के सबसे बड़े दुश्मन से तेजी से निपटना था। शक्तिशाली योद्धा। एक बार फिर शक्तिशाली विच्छेदन तकनीक का उपयोग करते हुए चू युआन की पीठ पर रहस्यमय आत्मा के पंख अस्तित्व में आए और चले गए। उसकी चालें निर्दयी और निर्दयी थीं। एक पल में एक और व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। समुद्र पलटने वाली हथेली। चू युआन को मारने के लिए आते देख एक व्यक्ति लगातार दहाड़ता रहा। वह भी एक आधा कदम दिव्य क्षेत्र था, महान शेंग शाही राजवंश के शासकों में से एक। अचानक उसकी हथेली एक जंगली हमले के साथ भड़क उठी। हालांकि चू युआन की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने उस आदमी को जोर से लात मारी। वह जम गया, इससे पहले कि उसकी आखिरी दृष्टि चू युआन को आगे बढ़ते हुए उसके सुनहरे हाथों को उसकी खोपड़ी पर निशाना लगाते हुए देखती। खोपड़ी टूट गई, रस छलक गया और पके तरबूज की तरह फट गया। एक ऐसा दृश्य जो देखने में बहुत क्रूर था। आखिरकार आधा कदम दिव्य क्षेत्र अभी भी एक दिव्य क्षेत्र है। वे बस चू युआन के एक वार का सामना नहीं कर सकते थे। उसकी आकृति बार बार टिमटिमाती रही और कुछ ही समय में उसके हाथों 5 अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र मर गए। लानत है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज है, हम उसे रोक नहीं सकते। अगर हम उसे ऐसे ही जारी रहने देंगे तो हमारे सभी लोग खत्म हो जाएंगे। हाँ, हमें ऐसे ही जारी नहीं रखना चाहिए। सिर्फ अपने राष्ट्रों की शक्ति को इकट्ठा करके ही हम उससे मुकाबला कर सकते हैं। हमारे 4 देशों की किस्मत से हम उसे पूरी तरह से बांध सकते हैं। चारों देशों के राजाओं ने पागलपन से संवाद किया। चू युआन के लगातार नरसंहार को देखकर वे चारों तरफ से इकट्ठा होकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। 4 महान हाथों ने अपने राष्ट्रों की शक्ति को एक ठोस लहर में बदल दिया, निर्दयता से आगे बढ़ते हुए। अंडरवर्ल्ड जेल दिव्य सिंहासन स्तंभ। बिना किसी विचार के चू युआन ने इसे सक्रिय कर दिया। मूल रूप से 6 स्तंभ उसके शाही वस्त्र पर सजे हुए थे, लेकिन अचानक वे सभी शक्ति से भड़क उठे, जिससे 4 राष्ट्रों की आने वाली शक्ति को पीछे धकेल दिया गया। 4 राजाओं के हमले के समय अंडरवर्ल्ड जेल दिव्य सिंहासन स्तंभ के बल के कारण वे पलट गए और नष्ट हो गए। मार डालो। जिस क्षण उन्हें खदेड़ा गया, चारों राजाओं में से प्रत्येक की अपनी शक्ति आभा टिमटिमा रही थी। उनके राष्ट्रों की शक्ति एक बार फिर से बह रही थी, बेतहाशा जल रही थी, लगभग चरम सीमा तक। रहस्यमय आत्मा पंख। स्थानिक विच्छेदन। चू युआन के रहस्यपूर्ण आत्मा पंख उसके पीछे हिंसक रूप से प्रकट हुए। उसने पंखों के किनारे पर शक्तिशाली विच्छेदन तकनीक प्रदान की। अचानक एक तेज दांतेदार किनारा दिखाई दिया। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, एक विनाशकारी शक्ति ने झपट्टा मारा, जिससे एक भयानक तूफान बन गया। इस तेज तूफान ने चारों राजाओं के चेहरों पर थोड़ा बदलाव ला दिया। उनके हमले अचानक रुक गए। हालांकि इस मामूली हिचकिचाहट ने एक अपरिवर्तनीय अंतर पैदा कर दिया। चू युआन की भक्षण करने वाली आंखें ग्रेट शेंग के सम्राट को घूर रही थीं। उसके पूरे शरीर में शक्ति का एक उछाल उबल रहा था। युद्ध देवता की मुट्ठी आगे की ओर बढ़ी, जिससे परम दिव्य कलाकृति कौशल सक्रिय हो गया। युद्ध देवता का हाथ। परम दिव्य कलाकृति की शक्ति अकल्पनीय थी। आकाश से एक विशाल सुनहरी रोशनी उतरी। दमनकारी शक्ति ने ग्रेट शेंग राजा को घेर लिया। उसकी आंखों और चेहरे पर भय स्पष्ट था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि वह इससे बच नहीं सका। धमाका। ग्रेट शेंग राजा के शरीर को युद्ध देवता के हाथ ने जकड़ लिया, फिर उसे कठोरता से निचोड़ा। राष्ट्र की शक्ति बिखर गई, यहां तक कि उसका पूरा व्यक्तित्व खूनी बारिश के साथ, हवा के साथ पूरी तरह से गायब हो गया। महान उपचारक सम्राट मर चुका है। उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया। वह राष्ट्रीय विनाश के युद्ध की शुरुआत के बाद से मरने वाला पहला शाही स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति है। महान उपचार के तेजी से खत्म होते राष्ट्रीय भाग्य को हर कोई महसूस कर सकता है, खासकर महान उपचार के शाही राजवंश के कुलीन योद्धा जो अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे थे। अपने सम्राट की मृत्यु को देखने के बाद उनकी लड़ने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो गई। उनका गठन अव्यवस्थित हो गया, अनिश्चित कि क्या करना है। सम्राट विश्वास का एक प्रकाश स्तंभ है, राष्ट्र के भाग्य का अंतिम प्राप्तकर्ता। कुछ लोग विलाप करने लगे, उन्होंने अपने हथियार भी गिरा दिए, पूरी तरह से हतोत्साहित। अब जब सम्राट मर चुका है तो ये लोग अचानक नहीं जानते कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं। ये कैसे संभव है? राष्ट्रीय भाग्य से प्रेरित महान उपचार सम्राट दिव्य आयाम में प्रवेश करने वाली इकाई की तरह दुर्जय है, और फिर भी वह तुरंत मारा गया। आखिर यह कौन सी इकाई है? यह इतनी भयावह क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सभी 4 राष्ट्र आज नष्ट होने के लिए नियत हैं? महान उपचारात्मक सम्राट की मृत्यु अभी कुछ समय पहले अर्धदिव्य इकाई की हत्या से भी अधिक सदमा और भय लाती है। ये जानना जरूरी है कि यह अर्धदिव्य के बराबर की इकाई थी, फिर भी इसे चू युआन ने बेरहमी से मार डाला।
चू युआन का सामना करते हुए वे युद्ध में शामिल होने का साहस भी खो बैठे। युद्ध देवता की मुट्ठी, आकाश को जब्त करो। जब हर कोई भय से घिरा हुआ था, चू युआन ने अपना नरसंहार शुरू कर दिया। उसकी हथेली भयंकर रूप से जकड़ी हुई थी, जिससे एक अनंत सुनहरी चमक निकल रही थी। एक विशाल सुनहरा हाथ एक बार फिर प्रकट हुआ, जिसने एक अन्य व्यक्ति को जकड़ लिया, जो महान कानून राजवंश का सम्राट था। क्या मैं अगला हूँ? महान कानून सम्राट ने क्रोध और आतंक में चिल्लाया। नहीं, मैं एक राष्ट्र का सम्राट हूँ। मैं युद्ध में मरने के लिए नहीं बना हूँ, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। महान कानून राष्ट्रीय भाग्य, इस शरीर को भर दो। महान विनाश दिव्य मुट्ठी। युद्ध भगवान की पकड़ के भयानक दबाव का सामना करते हुए महान कानून सम्राट ने हताशा में पलटवार किया। उनकी महान विनाश दिव्य मुट्ठी विशाल सुनहरे हाथ से टकराए, उसकी पकड़ को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह सर्वोच्च दिव्य कलाकृति की शक्ति का सामना नहीं कर सका। जैसे ही वह आकाश की ओर बढ़ने लगा, युद्ध भगवान की पकड़ उसके चारों ओर भयंकर रूप से कस गई। चू युआन ने उसे दूर से नियंत्रित करते हुए उसकी हथेली कस दी। विशाल सुनहरे हाथ ने उसकी हरकत को प्रतिबिंबित किया। एक धमाके के साथ उसका शरीर खून के बादल में फट गया। महान कानून सम्राट मारा गया। एक और शाही स्तर की इकाई का वध किया गया। चू युआन की क्रूर शक्ति ने युद्ध के मैदान में भयानक झटके भेजे। 2 शाही स्तर की इकाइयों के वध ने उसकी असली ताकत को उजागर कर दिया था। ये नियमित अर्ध दिव्य इकाइयों से कहीं बढ़कर थी। इस समय महान उपचारात्मक सम्राट और महान कानून सम्राट ने उनके सैनिकों के मनोबल को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। उनके सम्राटों की मृत्यु के बाद ये साधारण सैनिक किस तरह का विद्रोह कर सकते थे? युद्ध के मैदान में एक कुशल योद्धा लू कियानफू ने अवसर का लाभ उठाया और महान छिपे हुए शाही राजवंश की सेना पर एक भयंकर हमला किया। अब ये रोमांचक है। आगे बढ़ो, भक्षण तकनीक के साथ शक्तिशाली की आत्माओं को निगल लो। मेरा राज्य एक बार फिर से टूट जाएगा। चू युआन ने मारे गए प्रत्येक शक्तिशाली इकाई के लिए उनकी शक्ति को अवशोषित करने के लिए भक्षण तकनीक का उपयोग किया। अब उसकी निगाह महान छिपे हुए सम्राट पर टिकी हुई है। उसकी हथेली एक बार फिर से कस जाती है और पलक झपकते ही उसकी जबरदस्त युद्ध ऊर्जा उसके लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। महान छिपे हुए सम्राट ने गुस्से में दहाड़ लगाए। 100 से अधिक वर्षों तक सम्राट के पद पर बैठने के बाद वह एक ताकतवर व्यक्ति था। फिर भी आज उसे इस हद तक अपमानित किया जा रहा था। उसकी नज़र में वह चॉपिंग बोर्ड पर रखे मांस की तरह था, जिसे इच्छानुसार काटा जा सकता था, आसानी से हेरफेर किया जा सकता था। छिपा हुआ ड्रैगन रसातल से ऊपर चढ़ता है, पागल ड्रैगन समुद्र से निकलता है, दुष्ट ड्रैगन दुनिया को निगल जाता है। उसका भला हिल गया और ज्वार की लहरें सभी दिशाओं में बढ़ गईं। तुरंत प्रकाश फट गया। ड्रैगन स्केल जैसे टुकड़े हर जगह बिखर गए, जो विनाश की प्रबल भावना लेकर आए। भले ही यह एक ड्रैगन हो, मैं फिर भी तुम्हें वश में कर सकता हूँ। एक शक्तिशाली कदम के साथ चू युआन एक गोली की तरह आगे बढ़ा। काटने वाली ऊर्जा के एक क्षेत्र ने उसे घेर लिया। उसकी हथेली कठोरता से शून्य में पहुंच गई। छिपे हुए ड्रैगन गोल्डन भाले को पकड़ लिया। कई ताकतें हिल गईं। चू युआन की हथेली महान छिपे हुए सम्राट पर आ गिरी। उसके चारों ओर सुरक्षात्मक राष्ट्रीय भाग्य तुरंत बिखर गया। उसका शाही लबादा अचानक फट गया और उसके बंधे हुए बाल फट गए, जो अस्त व्यस्त रूप से इधर उधर बिखर गए। वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहा था। भक्षण तकनीक। चू युआन की शक्ति लगातार कांपती रही, जिससे महान छिपे हुए सम्राट को पीछे हटना पड़ा। पूर्ण शक्ति का सामना करते हुए कोई भी प्रतिरोध निरर्थक साबित हुआ। भक्षण तकनीक एक अंधेरे गहरे भंवर में बदल गई, जिसने महान छिपे हुए सम्राट को घेर लिया। इस भंवर के अंदर महान छिपे हुए सम्राट की आंखों में एक भयावह भाव प्रकट हुआ, मानो उसकी अपनी आत्मा को बाहर निकाला जा रहा हो। मेरी शक्ति, तुम वास्तव में इसे खा रहे हो। महान छिपे हुए सम्राट ने भयभीत होकर कहा। मर जाओ। चू युआन आकाश से उतरा, अपनी शक्ति को केंद्रित करते हुए महान छिपे हुए सम्राट को मारने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस समय दूर से महान छिपे हुए राजवंश की महारानी के हाथ से एक काली अंगूठी उड़ी। ये तेजी से फैल गई, एक ब्रह्मांडीय अंगूठी की तरह चू युआन को फंसाने के लिए तैयार। ब्लैक एबिस रिंग। ये ब्लैक एबिस रिंग भी एक निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति है, एक दुर्लभ स्थानिक बंधन वाली दिव्य कलाकृति। युद्ध उन्माद। चू युआन ने ब्लैक एबिस रिंग की ओर एक मुक्का मारा, जिसके परिणामस्वरूप एक बजने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। इस समय महान छिपे हुए सम्राट अस्थायी रूप से भक्षण भंवर के ताले से बच निकले और महारानी की तरफ चले गए। उनके चेहरे पर अभी भी डर के अवशेष दिखाई दे रहे थे। महामहिम, चलो मिलकर लड़ें, महारानी ने नाराजगी से कहा। एक झटके के साथ उसने अपने हाथ में एक काली लंबी तलवार पकड़ी। इस तलवार से निकलने वाली शक्ति भी एक निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति की थी। ओह, 2 निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृतियों वाली महारानी काफी असाधारण है, लेकिन ये सारी चीजें अब मेरी हैं। युद्ध देवता का हाथ। चू युआन ने इन लोगों को सांस लेने का मौका नहीं दिया।
उसने एक हाथ से पकड़ लिया और ब्लैक एबिस रिंग को सभी बाधाओं को दूर धकेलते हुए वापस भेज दिया। इस हाथापाई में महारानी अपार शक्ति के साथ फूट पड़ी, लेकिन वह एक शाही स्तर की इकाई से कैसे मुकाबला कर सकती थी। केवल वल अंडरस्को एम अप वाई आर पर पाया गया। रुको, अगर तुमने राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो ब्लैक एबिस सम्राट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अप्रत्याशित रूप से एक काला और भयावह बुरा आदमी अचानक दृश्य पर आ गया। उससे निकलने वाली शक्ति एक सच्ची अर्धदिव्य इकाई थी, महान छिपे हुए सम्राट की तरह नहीं जिसने राष्ट्रीय भाग्य के माध्यम से अपनी शक्ति को जबरन बढ़ाया। उसने युद्ध देवता की पकड़ को जमकर तोड़ा। बड़े सु, महारानी को राहत मिली, फिर गुर्राहट हुई, मेरे लिए उसे मार डालो। मेरा कर्तव्य सम्राट की सेवा करना, राजकुमारी की रक्षा करना है सीमा। इस एल्दसू की आंखों में एक भयावह रंग चमक रहा था। एक गंभीर भाव लिए हुए चू युआन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करते हुए लापरवाही से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक अर्ध दिव्य इकाई हाथ की सुरक्षा के लिए करीब है। चू युआन का चेहरा थोड़ा हिल गया, फिर ठंडे स्वर में बोला, अभी भी मुझे 4 राष्ट्रों को नष्ट करने से नहीं रोक सकता। मेरा महान छिपा हुआ कभी नष्ट नहीं होगा। महान छिपा हुआ सम्राट दहाड़ा, मेरा पोता। इस बिंदु पर एक पुरानी आवाज विलाप की हवा के साथ दूर की गहराई से गूंजी। 500 साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने जिस महान छिपे हुए राजवंश की स्थापना की थी वह विनाश के संकट का सामना करेगा। मैं हमेशा के लिए दुनिया से दूर जाना चाहता हूं, लेकिन अब मैं देखता हूं कि मुझे अपने महान छिपे हुए राजवंश को हजारों पीढ़ियों तक संरक्षित करने के लिए प्रकट होना है। एक आकृति शून्य से टेलीपोर्ट होती हुई प्रतीत हुई, कुछ ही कदमों में युद्ध के मैदान के केंद्र में पहुंच गई। यह एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसका चेहरा बेहद गरिमापूर्ण था। उसके पास एक ड्रैगन का व्यवहार और एक बाघ का साहस था। उसके द्वारा उत्सर्जित आभा एल्दसू से भी अधिक मजबूत थी, जो अर्ध दिव्य के भयानक त्रिगुण क्षेत्र तक पहुंच गई थी। एल्दसू केवल प्राथमिक अर्ध दिव्य क्षेत्र में था। दादा सम्राट, आप अभी भी जीवित हैं। इस बूढ़े आदमी को देखकर महान छिपे हुए सम्राट को बहुत खुशी हुई। वह अपने घुटनों पर गिर गया और चिल्लाया, दादा सम्राट, शाही दादा। दकियान का राजा वास्तव में इस बूढ़े व्यक्ति के सामने घुटने टेक रहा था, उसे शाही दादा कह रहा था। सभी के चेहरे स्तब्ध थे। किसी ने इस बूढ़े व्यक्ति को देखा, उनके चेहरे अचानक चौंक गए। लिन युआन, वह वास्तव में दकियान का संस्थापक सम्राट है। 500 साल पहले का एक दुर्जेय व्यक्ति, वह अभी भी जीवित है। क्या वह भगवान बनने की कगार पर हो सकता है? लिन युआन सैकड़ों साल पहले एक किंवदंती था, ठीक दाव के पिछले सम्राट की तरह। उसने अकेले ही एक शाही राजवंश की स्थापना की जो 500 साल तक चला। 200 से अधिक वर्षों तक सम्राट रहने के बाद उसने अपने बेटे को सिंहासन सौंप दिया और सर्वोच्च सम्राट बन गया। आज तक कभी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुआ। यह अफवाह थी कि उसने द्वार बंद कर दिए थे और मर गया था। दकियान राजा अब तीसरी पीढ़ी है। उसका आज प्रकट होना यह दर्शाता है कि वह देवत्व की कगार पर पहुंच गया है। एक ईश्वर से बचने वाला 1000 साल तक जीवित रह सकता है। शाही दादा, यह मेरी अक्षमता है, मैं इस विरासत की रक्षा नहीं कर सका। दाकियान के राजा ने कड़वाहट से कहा, मेरे पोते, तुम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। लिन युआन ने कहा, मैं भी उसकी ताकत का पूरा अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन जब तक मैं आज यहाँ हूँ, आसमान नहीं गिरेगा, धरती नहीं टूटेगी, दाकियान नहीं गिरेगा और तुम अभी भी सम्राट हो। उसके शब्दों से अटूट आत्मविश्वास की लहर बह रही थी। 3 बार भविष्यवाणी, इससे सब कुछ बच सकता है। ये बेकार है। चू युआन ने लिन युआन को न केवल बेफिक्र बल्कि मुस्कुराते हुए देखा और हंसा, मानो उसने और भी बड़ा शिकार देख लिया हो। यह उपयोगी है या नहीं, ये तो युद्ध ही बताएगा। जब मैंने अपना राज्य स्थापित किया था तो मेरे सामने जो संकट था वह आज के संकट से भी बड़ा था, लिन युआन ने कहा। इस समय लिन युआन की उपस्थिति, उसके आत्मविश्वास और युद्ध की दिशा बदलने की शक्ति के साथ घटनास्थल पर भयभीत लोगों को आश्वस्त किया गया, जैसे कि जब तक वह वहां है तब तक दाकियान नहीं गिरेगा। ट्रिपल डिविनेशन। एल्दसू का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। मैंने शुरू में सोचा था कि दाकियान को केवल एक सभ्यशाही राजवंश के रूप में माना जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक भगवान पलायनवादी छिपा हुआ था। राष्ट्रीय शक्ति अब एक स्टार से आंकी नहीं जा सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमारी ने दाकियान में शादी करने, दाकियान की रानी बनने पर जोर दिया और हेमिंग सम्राट ने उसे नहीं रोका। फिर उसने ठहाका लगाया, सम्राट लिन, दाकियान का सामना करने वाली विपत्ति भी मेरी विपत्ति है। हमारे दोनों देश विवाह से परिवार हैं। मैं सम्राट दाव को हराने के लिए दाकियान के साथ सहयोग करूंगा और यहां तक कि उसे यहां मार भी दूंगा। हालांकि वह ईश्वर से बचने के पहले चरण में ही है, लेकिन वह लगभग वैसा ही लगता है जैसा कि दकियान राजा है जिसे राष्ट्रीय भाग्य ने बढ़ावा दिया है। लेकिन एक वास्तविक ईश्वर से बचने वाला दायरे में एक सफलता है, जीवन के स्तर का एक उदात्तीकरण है। कानूनों और दिव्य शक्ति पर नियंत्रण कुछ ऐसा है जिसे दकियान का शासक समझ नहीं सकता। तो मुझे भाई सू को परेशान करना होगा।
लिन युआन एल्दसू से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन वह जानता था कि एल्दसू के पीछे एक भयानक शक्ति है। यिनमिंग फिंगर। एल्दसू की आभा ठंडी थी, मानो वह सीधे नर्क से बाहर आया हो। उसने अचानक अपनी उंगली उठाई, स्वर्ग और पृथ्वी के नियम एक गहरे रसातल में संघनित हो गए, और फिर प्रकाश का एक स्तंभ, एक खंभे जितना मोटा, चू युआन की ओर क्रूरता से घुस गया। इस एक कदम ने उस शक्तिशाली नियंत्रण को प्रदर्शित किया जो एक ईश्वर से बचने वाले के पास बल पर होता है। हीमिंग राजवंश के एक ताकतवर व्यक्ति होने के योग्य, विभिन्न विरासतों के साथ बल का नियंत्रण वास्तव में उल्लेखनीय है। लिन युआन की आंखें चमक उठीं। मृत्यु की तलाश। एल्दसू को हमला करते देख चू युआन ने एक शांत आभा बिखेरी जो सब कुछ नियंत्रित करती हुई प्रतीत हुई। उसने अपना हाथ घुमाया और हवा का एक झोंका आया। अचानक एल्दसू का प्रकाश स्तंभ धूल की तरह ढह गया। हीमिंग राक्षसी कला। अपने मन को ढहते देख एल्दसू ने एक भयावह हंसी निकाली। वह अचानक उछल पड़ा और भयानक राक्षसी शक्ति बाहर निकली, मानो वह एक राक्षस देवता में बदल गया हो। एक विशाल काली हथेली का निशान बाहर निकल आया, यहाँ तक कि शून्य भी काले रंग की एक परत में रंग गया। क्या यह आपकी ताकत है? चू युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी सर्वोच्च महिमा बाहर निकल आई। उसने अपनी हथेली को जकड़ा और एक जबरदस्त बल ने हवा को एक भंवर में बदल दिया, जिससे एक विशाल पहिया बन गया। जैसे ही यह विशाल पहिया घूमा, इसने एल्दसू को अपने अंदर खींच लिया। उसके स्तब्ध भाव में, इससे पहले कि वह अधिक प्रतिरोध कर पाता, एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई, धीरे से उसकी गर्दन को पकड़ते हुए, फिर उसे हल्के से ऊपर उठाते हुए। गरारे गरारे। कहानी स्रोत वल्मप YR। एल्दसू ने गरारे की आवाज निकाली। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन चिल्ला नहीं सका। वह डर के मारे हकलाया, तुम मुझे नहीं मार सकते। मार दो, मैं हेमिंग राजवंश से हूँ। हेमिंग राजवंश। चू युआन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसका हाथ ईमानदारी से मुड़ गया, जिससे एल्दसू की गर्दन टूट गई। एक आत्मा आसमान में उड़ गई। चू युआन ने उसे एक ही घूंट में निगल लिया, उसे पूरी तरह से अपनी शक्ति में बदल दिया। ट्रिपल भविष्यवाणी। 5 अर्ध देवता पलायनवादी, 2 राजा स्तर और एक वास्तविक देवता पलायनवादी को अवशोषित करने के बाद चू युआन ने एक बार फिर सफलता हासिल की। इस समय उसकी उग्रता एक नए शिखर पर पहुंच गई। एक वास्तविक देव भगोड़ा उसका विरोधी होने से कोसों दूर था। तुमने वास्तव में एल्दसू को मार डाला। डाकियान की रानी पागल औरत की तरह चिल्लाए। लिन युआन, तुम अगले हो। चू युआन ने कहा, जैसे कि वह लिन युआन की ओर इशारा करते हुए नाम पुकार रहा हो। वयुआन तलवार गठन। इस समय, हालांकि लिन युआन चू युआन की ताकत से हैरान था, लेकिन वह निश्चित रूप से पीछे नहीं हट सकता था। अचानक 5 तलवारें चमक उठीं, जिससे 5 तलवारें प्रकट हुईं। प्रत्येक ने एक निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति की शक्ति उत्सर्जित की। अपनी सफलता के 100 साल बाद, वह वयुआन तलवार गठन को गढ़ने के लिए डाकियान के संसाधनों का उपयोग कर रहा है। वयुआन तलवार गठन ने हमला किया। तलवार की रोशनी की 5 किरणें, प्रत्येक 4 या 5 मीटर लंबी, प्रतिशोध के साथ नीचे गिरीं। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष खुद आग से झुलस गया हो, विकृत हो गया हो और धुंधला हो गया हो। यह इस समय झूल रहा था, बेरहमी से आकाश को फैला रहा था, चू युआन के सिर पर उतर रहा था। निश्चित रूप से, ट्रिपल डिवाइनेशन स्टेज पर होने के कारण उसकी ताकत एल्दसू की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। मैं राष्ट्रों का विनाश करना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लिन युआन, तुम भी मर जाओगे, मेरी सफलता के लिए शक्ति बनो। बूम। चू युआन की आवाज के साथ स्वर्ग और पृथ्वी गर्जना करने लगे। दाओ साम्राज्य से वह जो भाग्य लेकर आया था, वह मानव सम्राट की घटना में बदल गया। बढ़ती अमर शक्ति बलपूर्वक वयुआन तलवार गठन को पीछे हटा दिया और फिर जल्दी से लिन युआन के पास पहुंच गया। विद्रोह / लिन युआन ने फिर से हमला किया, लेकिन इस समय दिव्य सिंहासन स्मारक आकाश से उतरा, शून्य को सील करने की शक्ति बह रही थी। इसने तुरंत लिन युआन को अंदर फंसा दिया और उसके विद्रोही / ने इसे मारा। केवल कुछ चिंगारियां ही निकली, इसे तोड़ने में असमर्थ। ये किस तरह की दिव्य कलाकृति है? लिन युआन के दिल में डर बढ़ने लगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से सील तोड़ने की कोशिश की। एक देवता को मार दो अगर कोई देवता रोकने की हिम्मत करता है, एक राक्षस को मार दो अगर एक राक्षस ने रोकने की हिम्मत की। चू युआन ने अपनी लड़ाई की ताकत को चरम सीमा तक उजागर किया। शाही पवित्र तलवार निकाली गई और मानव सम्राट की अमर आभा तुरंत हिल गई। लिन युआन को लगा जैसे वह एक सर्वोच्च मानव सम्राट का सामना कर रहा है, केवल छोटा और विनम्र महसूस कर रहा था। इस पल उसे ऐसा भी लगा कि वह मरने वाला है। मैं नहीं मरूंगा। लिन युआन ने दहाड़ लगाए। मैं तुम्हें मौत देता हूं। चू युआन ने तुरंत अपने सामने की बाधाओं की परतों को तोड़ दिया। हालांकि लिन युआन ट्रिपल डिवाइनेशन स्टेज पर था, चू युआन की ताकत बिना किसी अन्य सहायता के ट्रिपल डिवाइनेशन स्टेज पर भी थी। एक पल के लिए यह एक हथेली थी जो एक लड़ाकू हाथ में बदल गई, जो लिन युआन पर जोरदार बमबारी कर रही थी।
चू युआन के संपर्क में आने पर लिन युआन का शरीर खून की धुंध में फट गया, उसके मुंह से ताज़ा खून निकल रहा था, अनियंत्रित रूप से पीछे हट रहा था। मर जाओ। चू युआन के हाथ में एक बड़ा दावू झंडा था जो उसके हाथों में आ गया। चू युआन ने इस झंडे को लिन युआन के सिर के बीच से घुसा दिया, फिर उसे शहर की दीवार पर जोर से ठोंक दिया। ऊंचा ट्रिपल डायनेशन, पड़ोसी 5 देशों में सबसे ऊंचा माना जाने वाला स्तर। दावू के संस्थापक सम्राट, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक खुद को एकांत में रखा था, अपने उदय पर बड़ा धमाका करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें इस समय चू युआन की तलवार से निर्दयतापूर्वक शहर की दीवारों पर ठोंक दिया जा रहा था। यह एक भयानक दयनीय दृश्य था। जिसने भी ये दृश्य देखा वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि लिन युआन युद्ध का रुख बदल सकता है, लेकिन कौन सोच सकता था कि केवल कुछ आदान प्रदान के बाद लिन युआन पूरी तरह से हार गया। एक ऐसी संभावना जिस पर दावू के लोग कभी विश्वास नहीं कर सकते थे, खासकर दावू के शासक जो अपने शाही दादा की इस दयनीय दृष्टि को देखकर दर्द में थे, अपना सिर पकड़कर चिल्ला रहे थे। मैं कैसे हार सकता था? इस बार मैंने खुद को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कदम बढ़ाया। मैं ऐसी विफलता को स्वीकार नहीं कर सकता। दावू के स्वामी, मैं मरते दम तक चैन से नहीं बैठूंगा, वह चिल्लाया। हालांकि उसे शहर की दीवार के ऊपर कील से ठोंक दिया गया था, लिन युआन अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। वह अभी भी दहाड़ रहा था, लेकिन एक निगलने वाली शक्ति ने दावू के झंडे से उसकी दिव्य शक्ति को चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी दहाड़ खत्म हुई, उसका सिर झुक गया और वह मर गया। महान सम्राट मर चुका है। असंभव, यह असंभव है। क्या मेरा दावू, जो 500 वर्षों से समृद्ध है, अब से पतन के लिए अभिशप्त है? मैं इसके लिए खड़ा नहीं हो सकता, मैं इसके लिए खड़ा नहीं हो सकता। ... चारों देशों के नागरिक, विशेष रूप से दावू के लोग, आत्माहीन, थके हुए प्राणियों की तरह थे। उनकी आत्माओं ने लड़ाई जारी रखने का साहस खो दिया था। चूंकि उनके पूज्य संस्थापक सम्राट की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि प्रतिरोध करने के लिए किस पर निर्भर रहना है। धमाका, धमाका। अपनी आंखों में एक ठंडी नज़र के साथ चू युआन अगले ही पल शेंग के महान शासक के सामने पहुंच गया और एक ही थप्पड़ से उसे खून की धुंध में बदल दिया। मैं यहाँ नहीं मर सकता, मेरे महान दाव अभी तक नहीं मरे हैं। मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ? दाव के शासक ने शुरू में चू युआन से लड़ने का फैसला किया, लेकिन उसने अपनी आखिरी समझदारी नहीं खोई थी और अचानक अपनी रानी की ओर देखा। रानी, भागने के लिए मेरे पीछे आओ। जब तक हम हेमिंग राजवंश में भाग जाते हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके पास दफनाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। उस समय तक मैं हेमिंग राजवंश की शक्ति से हमारे राज्य को बहाल कर सकता हूँ। भागने के लिए कहने से उसके जिगर में उबाल आ गया। हेमिंग राजवंश, पिताजी। रानी ने अविश्वास में धीरे धीरे अपनी समझदारी वापस पा ली और तुरंत कहा, हाँ हाँ, मेरे पिता अभी भी मेरे पास हैं। महाराज, चलो भागो। जबकि उनके राष्ट्र का भाग्य अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, दावू के शासक ने शाही शहर में तैयार की गई महान सेना को सक्रिय किया और रानी के साथ प्रकाश की किरण के रूप में गायब हो गए। तुम कहाँ भाग रहे हो? चू युआन की आंखें चमक उठी। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो विलुप्त होने का युद्ध पूरा नहीं होगा। रहस्यवादी आत्मापंथ दिव्य कलाकृति कौशल को सक्रिय करते हैं। चू युआन युद्ध देवता की पकड़ के साथ नीचे गिर गया, दावू के शासक के भागने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। उसकी भयभीत आंखों में एक सुनहरा हाथ, पीसने वाली डिस्क की तरह, आकाश से उतरा और दावू के शासक को थप्पड़ मारा। उसका मांस और खून चक्की में पिसा जा रहा था। महाराज, दावू की रानी ने कहा, नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते। मेरे पिता हेमिंग के भगवान हैं। लेकिन जैसे ही रानी ने यह आवाज़ लगाई, चू युआन ने उसे ठंडे तरीके से नष्ट कर दिया। 2 निम्न श्रेणी के दिव्य कलाकृतियों को उसके सिस्टम स्पेस में एकत्र किया गया। ये खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। कोई भी उसे रोक नहीं सकता। वह सबसे बड़ा हत्यारा है। 4 देशों के बचे हुए ताकतवर लोग इस समय कांप रहे थे। 4 देशों के शासक मारे गए थे, उन्होंने अपने सबसे मजबूत स्तंभ खो दिए थे, और जो बचे थे वे भयभीत खरगोश थे। 20 या उससे अधिक अर्ध ट्रिपल डिविनेशन जिन्होंने पहले चू युआन को घेर लिया था, वे सभी दिशाओं में आतंक में भाग गए। लेकिन चू युआन ने उनमें से किसी को भी जाने नहीं दिया। ये सभी लोग 4 देशों के शीर्ष स्तर से थे। अगर उन्हें नहीं मारा जाता, भले ही वह 4 देशों पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसे भविष्य में शांति नहीं मिलेगी। महान निगलने की तकनीक सक्रिय हो गई है। एक के बाद एक भंवर पतली हवा से प्रकट हुए, चू युआन ने उन्हें निगल लिया। ये सभी 20 या इतने लोग भंवर में समा गए और एक लुढ़कती हुई ऊर्जा उसके शरीर में बह गई। अनन्य सामग्री, एमवी लैम्पीर, चौगुनी भविष्यवाणी। अंत में ट्रिपल डिविनेशन के एक प्राणी, साथ ही 2 शासकों और 20 से अधिक अर्ध ट्रिपल डिविनेशन को मारने के बाद वह ट्रिपल डिविनेशन से क्वाड्रपल चरण में आगे बढ़ा। ये कहा जा सकता है कि विनाश के इस युद्ध ने अंतिम पुरस्कारों का उल्लेख किए बिना भी बहुत लाभ दिया है। विनाश का युद्ध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
हालांकि 4 राष्ट्रों के शासकों का वध कर दिया गया है, फिर भी लाखों सैनिक युद्ध कर रहे हैं और उन्होंने पूरी तरह से प्रतिरोध नहीं छोड़ा है। लेकिन सामान्य स्थिति पहले ही तय हो चुकी है। 4 राज्यों के शासकों का सिर काट दिया गया है और शीर्ष परत के 30 से अधिक लोगों को मार दिया गया है। वे अब उसका विरोध नहीं कर सकते। अपना प्रतिरोध छोड़ दो, आत्मसमर्पण करने से तुम्हारी जान बच जाएगी। जो लोग प्रतिरोध करना जारी रखते हैं, वे मौत का सामना करने के लिए तैयार रहें। चू युआन आकाश में खड़ा था, उसकी चतुर्भुज भविष्यवाणी की शक्ति ज्वार की तरह फूट पड़ी। इस क्षण एक अनंत सुनहरा प्रकाश बाहर की ओर फैल गया। मानव सम्राट की पवित्र तलवार को पकड़े हुए उसकी दिव्य शक्ति चमक उठी। इस क्षण वह न केवल दावू का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि सभी मनुष्यों का पवित्र सम्राट था। असंख्य मनुष्यों का विश्वास, सर्वोच्च सम्राट। सभी लड़ने वाले सैनिकों ने चू युआन को देखा। मानव सम्राट की उसकी विस्मयकारी शक्ति ने उन्हें प्रतिरोध के किसी भी विचार से नहीं छोड़ा। चू युआन के खिलाफ लड़ाई जारी रखना अब दावू के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनकी मानव जाति के सर्वोच्च के खिलाफ लड़ाई थी। अपना प्रतिरोध छोड़ दो, आत्मसमर्पण करने से तुम्हारी जान बच जाएगी। जो लोग प्रतिरोध करना जारी रखते हैं, वे मौत का सामना करने के लिए तैयार रहें। लुकियानफू ने भी जोर से दहाड़ लगाए। इस बीच करोड़ों दावुओं की सेना ने भी एक साथ दहाड़ लगाए। ये घोषणा वास्तव में एक धक्का की तरह थी जिसने उनके दिलों में आखिरी तिनका भी तोड़ दिया। यदि 4 राष्ट्रों के शासकों को नहीं मारा गया होता, यदि चू युआन ने मानव सर्वोच्च उपाधि की गरिमा को उजागर नहीं किया होता और 4 राष्ट्रों को नष्ट करने की अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया होता, तो वे कभी भी आत्मसमर्पण करने के बारे में नहीं सोचते। संकोच करना तो दूर की बात है। स्थिति खो गई है और सेना हजारों मील तक खदेड़ दी गई है। 4 राष्ट्रों की सेना ने चू युआन की ओर देखा। सबसे पहले आत्मसमर्पण करने वालों में दाजी, दफलाव और शेंग के सैनिक थे, जो विदेशी क्षेत्रों में लड़ रहे थे। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा दिए। वास्तव में इस आत्मसमर्पण ने तुरंत एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी। कई लोग भीड़ का अनुसरण करने के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। दूसरों को प्रतिरोध छोड़ते देखकर वे स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करते हैं। हालांकि अभी भी काफी लोग थे जिन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और विरोध करना जारी रखा। लुकियानफू ने उन लोगों पर कठोर प्रहार करके उनसे निपटने में निर्दयी था। कुछ ही समय में ये देखते हुए कि पलटने की कोई संभावना नहीं है, और भी अधिक लोग आत्मसमर्पण करने लगे। मानव जाति का विश्वास, सभी प्राणियों में सर्वोच्च विश्वास का स्रोत, मानवता का सर्वोच्च। चू युआन ने युद्ध के मैदान का निरीक्षण किया। वह नहीं चाहता था कि यह निरर्थक नरसंहार जारी रहे। उसने अचानक मानव सम्राट की पवित्र तलवार को सबसे ऊंचे शहर के टॉवर में फेंक दिया और अनगिनत आस्था शक्तियां एक फव्वारे की तरह फैल गईं। उसका शाही लबादा हवा में लहराया और उसके सिर के ऊपर 4 शानदार विशाल शब्द, मानवता का सर्वोच्च, तैरते हुए प्रतीत हुए। इस समय वह स्वयं विश्वास था, आत्मा को हिला रहा था। नए साल की पूर्व संध्या के बाद भोर में सफाई धीरे धीरे समाप्त हो गई। लड़ाई धीरे धीरे बंद हो गई। वे दावू को प्रस्तुत करने से इनकार कर सकते थे, दावू पर विश्वास करने से इनकार कर सकते थे, लेकिन वे मानवता के सर्वोच्च की महिमा का विरोध कभी नहीं कर सकते थे। बचे हुए लोगों की संख्या कम हो गई है और सेना शाही शहर के अंदर इकट्ठा हो गई है। कुछ लोग मूल रूप से शाही शहर के अंदर लोगों को बंधक बनाकर दावू को धमकाना चाहते थे, लेकिन चू युआन उन्हें सफल कैसे होने दे सकता था। अंतिम प्रतिरोध के धीरे धीरे खत्म होने के साथ 4 राष्ट्रों के शासक और कुलीन मारे गए और दावू शाही राजवंश के केंद्र पर कब्जा कर लिया गया। अब जबकि दावू नष्ट हो गया है और 4 राष्ट्रों की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है, स्वाभाविक रूप से उसका वर्तमान मुख्य मिशन पूरा हो गया था। चू युआन ने अपने कान में सिस्टम अधिसूचना सुनी। होस्ट ने वर्तमान मुख्य लाइन पूरी कर ली है। 3 साल के भीतर दावू राजवंश का सफाया करना। लॉर्ड जनरल शांगगुआन किग्युन, प्रधानमंत्री ली यूं, देश के सभी लॉर्ड्स को खत्म कर दें और सभी आंतरिक ताकतों को एकजुट करें। पुरस्कार गणना प्रगति पर है। अगला मुख्य लाइन कार्य तैयार करना। पुरस्कार सफलतापूर्वक वितरित किए गए। होस्ट को 10,000 डेस्टिनी पॉइंट, एक नेशनल डिफेंस एरे लेवल 1, एक प्राचीन सम्राट युद्ध रथ, 3,000 दिव्य क्षमताओं में से एक को बेतरतीब ढंग से एक्सेस करने का एक अवसर और एक यादृच्छिक ड्रॉ मिला है। 10,000 डेस्टिनी पॉइंट। यह अप्रत्याशित था कि चू युआन ने इस बार एक देश को नष्ट करने के पहले मुख्य मिशन को पूरा करने के बाद उसे अन्य पुरस्कारों के साथ कुल 10,000 डेस्टिनी पॉइंट से पुरस्कृत किया गया था। सिस्टम द्वारा दिए गए पुरस्कार निश्चित रूप से सभी उच्च गुणवत्ता वाले थे। नेशनल डिफेंस एरे लेवल 1, दिव्य शक्ति मास्टर्स के हमले का विरोध करने में सक्षम, 500 मील की सीमा के साथ, प्रत्येक सक्रियण के लिए बड़ी मात्रा में जादुई क्रिस्टल ऊर्जा की खपत की आवश्यकता होती है। चू युआन ने तुरंत एक सोने की वस्तु देखी जो सिस्टम स्पेस में एक उल्टे कटोरे की तरह दिखती थी। ये वास्तव में एक दिव्य शक्ति मास्टर के हमले का विरोध करने में सक्षम थी। ये वास्तव में एक मूल्यवान वस्तु थी।
हालांकि चू युआन की नज़र उस पर नहीं टिकी थी राष्ट्रीय रक्षा सरणी, लेकिन एक प्राचीन कांस्य युद्धरथ पर। प्राचीन और आदिम रंग। प्राचीन कांस्य का रंग एक विशाल आभा लिए हुए था। इसे दिव्य जानवरों से नहीं बल्कि विभिन्न हथियारों के पैटर्न से सजाया गया था। प्राचीन सम्राट युद्ध रथ, एक रथ जिसे सम्राट युद्ध के लिए इस्तेमाल करते थे। प्राचीन सम्राटों ने अपनी लड़ाई के दौरान दुनिया को जीतने, बंजर भूमि पर झाड़ू लगाने और ब्रह्मांड को एकीकृत करने के लिए इस रथ का इस्तेमाल किया। दिव्य कलाकृति कौशल। प्राचीन सम्राट की गश्त। सम्राट की महिमा को जगाने के लिए राष्ट्र का भाग्य जितना मजबूत होगा, कौशल उतना ही मजबूत होगा। परिचय सरल था, लेकिन चू युआन प्राचीन सम्राट युद्ध रथ के आतंक को महसूस कर सकता था। ये प्राचीन सम्राटों का एक विशेष वाहन था, जो 4 समुद्रों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक था। इस समय जब चू युआन ने प्राचीन सम्राट युद्ध रथ को बुलाया, तो वह उस पर खड़ा था, एक अकल्पनीय राजसी और भव्यता प्रदर्शित कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे प्राचीन आकाश सम्राट अपनी पूरी दुनिया का निरीक्षण कर रहा हो। ये रथ जहां भी जाता, सम्राट की महिमा को अपने साथ ले जाता। प्राचीन सम्राट की गश्त कौशल उत्तेजित। भयभीत सम्राट की राजसी आकृति जागृत हुई। चू युआन की आकृति अचानक अविश्वसनीय रूप से भव्य हो गई, और फिर उसने मानव सम्राट सूत्र को सक्रिय किया। मानवता के सर्वोच्च भगवान की उपाधि। वह इस दुनिया में चलने वाला सबसे शक्तिशाली सम्राट था, जिसने ड्रैगन सिटी के सभी लोगों को अपनी महिमा का एहसास कराया। इस समय दाव सेना पहले ही ड्रैगन सिटी में चली गई थी। एक बार शहर में प्रवेश करने के बाद नागरिकों को परेशान न करें, नागरिकों को डराएं नहीं, लूट या डकैती न करें, उल्लंघन करने पर सिर काट दिया जाएगा। जो लोग आत्मसमर्पण करते हैं उनके लिए कोई अवमानना नहीं, कोई अपमान नहीं, उल्लंघन करने वालों का सिर काट दिया जाएगा। जो लोग विरोध करते हैं, उल्लंघन करने वालों का सिर काट दिया जाएगा। चू युआन ने लगातार 3 बार उल्लंघन करने वालों को मौत की सजा के आदेश जारी किए। इस बार देश को नष्ट करने का उसका उद्देश्य अपने नागरिकों को दावों के नागरिक बनाना था। अगर लूटपाट या डकैती होती तो वह लोगों के दिलों को कैसे जीत पाता। इस समय प्राचीन सम्राट युद्ध रथ की सहायता से उसकी भव्य छवि हर जगह थी। जहां भी कोई देखता उसे देखा जा सकता था। क्या तुमने सुना? लूटपाट या डकैती नहीं, नागरिकों को परेशान नहीं करना। सभी सैन्य नेता, अगर तुम्हारे अधीन कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो सभी को दंडित किया जाएगा, चाहे वे किसी भी पद के हों। सभी को बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। लू कियानफू ने जोर से चिल्लाया। उसकी 12 लाख की दिव्य मार्शल सेना ने सख्त अनुशासन बनाए रखते हुए शहर में धावा बोल दिया। लेकिन ड्रैगन सिटी में लालटेन और मदिरा से दूसरी सेनाएं चकाचौंध थीं, अपने पैर हिलाने में असमर्थ थीं और लूटपाट करने के लिए ललचा रही थीं। अचानक चू युआन की आवाज ने उन्हें जगा दिया। कुछ सैन्य नेता भी बड़बड़ाए और अनियंत्रित सैनिकों को अनुशासित करना शुरू कर दिया। बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन भी वापस आ गया था। उसने फायर विंग ट्रू ड्रैगन का हजारों मील तक पीछा किया और आखिरकार उसे मार डाला। दिव्यता में आधा कदम। इस ड्रैगन की रक्तरेखा को अवशोषित करने के बाद बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन भी दिव्यता में आधा कदम आगे बढ़ गया था। स्थिति पहले से ही तय थी। सभी सेनाएं शहर के बाहर पकड़े गए कैदियों के जत्थों को सामूहिक रूप से प्रबंधित करने के लिए ले जा रही थीं। शहर के अंदर अभी भी विरोध करने वालों का शिकार किया जा रहा था और उन्हें मार दिया जा रहा था। संक्षेप में, ड्रैगन सिटी में सेंध लगाई गई थी। सम्राट और पुराने सम्राट को मार दिया गया था। देश को नष्ट कर दिया गया था। अन्य 3 देशों के कुलीन सैनिकों का सफाया कर दिया गया था और उनके सम्राटों को मार दिया गया था। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी अभी तक नहीं गिरी थी, लेकिन यह वस्तुतः अस्तित्वहीन थी। ये लड़ाई, जिसमें 4 देशों का सफाया हुआ था, इतिहास में पौराणिक बन गई थी। नए साल की पूर्व संध्या के बाद नए साल का पहला दिन आया। ये दिन दावू के लिए राष्ट्रीय उत्सव का दिन होने वाला था। ड्रैगन सिटी में हर जगह दावू सैनिक थे। देश के विनाश की खबर भी विभिन्न ध्वनि संचरण संरचनाओं के माध्यम से दावू तक वापस भेजी गई थी। दावू उत्साह से उबल रहा है। पूरा देश उत्सव के मूड में है। दावू का शाही दरबार खबर आने से बहुत पहले से जश्न मना रहा था। खबर मिलने पर उन्होंने तुरंत आम लोगों को कई आपूर्ति वितरित की, जिससे उन्हें उत्सव मनाने का मौका मिला। विभिन्न उत्सव गतिविधियां शुरू हुईं, न केवल नए साल का स्वागत करने के लिए बल्कि व्यक्तिगत रूप से शुरू किए गए युद्ध के विजयी परिणाम का जश्न मनाने के लिए भी। दावू में शाही महल सुनहरी चमक से जगमगा उठा। हालांकि इस जगह का मालिक अब दावू लिन परिवार नहीं था, बल्कि दावू का चू युआन था। हालांकि शहर के भीतर बड़ी सेना अभी भी समेट रही थी और पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन ये मामले लू कियानफू के पास छोड़ दिए गए थे। चू युआन को उनके बारे में अत्यधिक चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एक राष्ट्र के स्वामी के रूप में चू युआन को सामान्य दिशा को समझना था। आज अंडरस्कोप पर पढ़ें। उसके पास अभी भी लॉटरी निकालने के 2 मौके थे। 3000 महान दाव की दिव्य क्षमताओं के लिए यादृच्छिक ड्रॉ को सक्रिय करें। चू युआन ने सबसे पहले 3000 महान दाव दिव्य क्षमताएं निकालीं।
वह जानता था कि 3000 महान दाओ दिव्य क्षमताओं में से प्रत्येक में अकल्पनीय शक्ति थी और वह उसकी ताकत को बहुत बढ़ा सकती थी। इसी तरह सिस्टम स्पेस में एक बहुत बड़ा रूले दिखाई दिया जिस पर विभिन्न दिव्य क्षमताएं अंकित थीं। होस्ट ने 3000 महान दाओ दिव्य क्षमताओं से महान ज्वाला मंत्र प्राप्त किया है। पॉइंटर तेजी से घूमा, अंततः महान ज्वाला मंत्र पर आ गया। महान ज्वाला मंत्र 3000 महान दाओ दिव्य क्षमताओं में से एक ज्वाला की क्षमता को नियंत्रित करता है, जो महान तत्व मंत्रों में से एक है। महान धातु मंत्र, महान लकड़ी मंत्र, महान जल मंत्र और महान पृथ्वी मंत्र में महारत हासिल करने पर कोई महान तत्व मंत्रों को समझ सकता है। डिंग, होस्ट ने महान ज्वाला मंत्र को समझ लिया है और ज्वालाओं के राजा की उपाधि जीत ली है। ज्वालाओं का राजा, अग्नि आधारित दिव्य क्षमताओं में हेरफेर करने की बढ़ी हुई क्षमता, बढ़ी हुई शक्ति। अपने हाथों में एक और महान दाओ दिव्य क्षमता के साथ चू युआन ने ज्वालाओं के राजा की उपाधि अर्जित की। यादृच्छिक ड्रॉ, चू युआन ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत रैंडम ड्रॉ शुरू कर दिया। डिंग, मेजबान ने लेवल 2 दिव्य मशीन तोप के ब्लूप्रिंट प्राप्त कर लिए हैं। दिव्य मशीन तोप के लिए लेवल 2 ब्लूप्रिंट। चू युआन हैरान रह गया। उसने पहले ही दिव्य मशीन तोप की ताकत देखी थी। सामान्य शहर की दीवारें इसकी बमबारी की शक्ति का सामना नहीं कर सकती थीं, इसलिए उसने जल्दी से लेवल 2 ब्लूप्रिंट के लिए सिस्टम स्पेस की जांच की। लेवल 2 दिव्य मशीन तोप ब्लूप्रिंट, दिव्य मशीन तोप का बेहतर संस्करण। ये सिर्फ एक साधारण परिचय है, एक उन्नत संस्करण है, लेकिन इसके भीतर भयानक क्षमता को महसूस किया जा सकता है, जिससे चू युआन का दिल तेजी से धड़क रहा है। लेकिन जब उसने उत्पादन सामग्री देखी तो उसे कठिनाई भी समझ में आ गई। आवश्यक सामग्री दिव्य मशीन तोप की तुलना में 10 गुना ज्यादा थी। हालांकि चू युआन को जरा भी परेशानी नहीं हुई। हालांकि दिव्य मशीन तोप शक्तिशाली थी, लेकिन कुछ मामलों में इसकी शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। ड्रैगन सिटी पर हमले के दौरान यदि वह व्यक्तिगत रूप से अपनी सम्राट की तलवार से शहर के द्वार नहीं तोड़ता तो वे कम समय में शहर में घुसपैठ नहीं कर पाते। यदि उनके पास दिव्य मशीन तोप होती तो ड्रैगन सिटी की रक्षा टोफू जितनी कमजोर होती। 2 सितारा शाही राजवंश में पदोन्नति के लिए शर्तों को पूरा करते हुए दाव की ताकत का पता लगाया। मेजबान का स्थान पता चला, अनंत महान दुनिया का फ्लोटिंग डोमेन। वर्तमान मुख्य कार्य सक्रिय हो गया है, मेजबान चुनने के लिए स्वतंत्र है। विकल्प 1, 5 सितारा शाही राजवंश में अपग्रेड करें, दक्षिण पश्चिमी प्रांत को नींव के रूप में लें, विदेशों में विस्तार करें, 10 4 सितारा शाही राजवंशों और समुद्र में एक 5 सितारा शाही राजवंश को जीतें या नष्ट करें। विकल्प 2, 5 सितारा शाही राजवंश में अपग्रेड करें, 20 माउंटेन रेंज की ओर विस्तार करें, 30 भगवान युक्त ग्रैंड डेमन्स को मारें या वश में करें और 5 भगवान स्थिति ग्रैंड डेमन्स को मारें या वश में करें। विकल्प 3, 5 सितारा शाही राजवंश में अपग्रेड करें, हैंगिंग डोमेन में विकास करें और हैंगिंग डोमेन में सबसे मजबूत शाही राजवंश बने। चू युआन के सामने 3 मुख्य लाइन विकल्प रखे गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह जो भी विकल्प चुनेगा उसके बाद मुख्य कार्यों से मिलने वाला विकास और पुरस्कार अलग अलग होंगे। अनंत महान दुनिया, तैरता हुआ क्षेत्र, चू युआन ने आश्चर्य से कहा। उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि वह जिस दुनिया में था वह तथाकथित अनंत महान दुनिया थी, लेकिन तैरते हुए क्षेत्र के लिए उसने इतिहास की किताबों में इसके बारे में कुछ रिकॉर्ड पढ़े थे, इसलिए यह विशेष रूप से आश्चर्यजनक नहीं था। महान दुनिया जिसमें मेजबान रहता है वास्तव में अनंत महान दुनिया है। सिस्टम ने शायद ही कभी चीजों को सक्रिय रूप से समझाया हो, लेकिन इसके द्वारा दी गई हर व्याख्या महत्वपूर्ण थी। तैरता हुआ क्षेत्र अनंत महान दुनिया के भीतर एक क्षेत्र है। विभिन्न शक्तियों वाले कई शाही राजवंश हैं। सबसे मजबूत राजवंश 5 सितारा तैरता हुआ शाही राजवंश है। फ्लोटिंग रियल्म का नाम इसी राजवंश के नाम पर रखा गया है। चू युआन ने समझा कि यह जानकारी इसलिए सामने आई थी क्योंकि उसने अपना पहला मुख्य मिशन, महान छिपे हुए राजवंश का विनाश पूरा कर लिया था और इसके शक्ति स्तर को बढ़ा दिया था, जिसने इस स्पष्टीकरण को जन्म दिया। एक शाही राजवंश की ताकत को राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, राजवंशों के स्तरों को अलग करते हुए। इसे 9 रैंक में विभाजित किया गया है। हर 9 सितारा राजवंश के पास एक दिव्य देवता रैंक की शक्ति होनी चाहिए जो इसकी देखरेख करे। दिव्य देवता रैंक से नीचे के सभी राजवंश एक सितारा राजवंश हैं। महान छिपे हुए राजवंश की तरह ये सबसे मजबूत एक सितारा राजवंश है। अगर ये तथ्य न होता कि लिन युआन ने कभी बाहर जाने का साहस नहीं किया था और जनता को नहीं पता था कि दिव्य देवता रैंक की शक्ति प्रभारी थी, तो उनकी राष्ट्रीय शक्ति 2 सितारा राजवंश के लिए पर्याप्त होती। महान छिपे हुए राजवंश को नष्ट करने में चू युआन ने एक 2 सितारा राष्ट्र को लगभग नष्ट कर दिया था, इसलिए अपने राज्य को एक 2 सितारा राजवंश, एक 5 सितारा राजवंश के पास एक ईश्वरीय शक्ति होनी चाहिए। ये काफी दिलचस्प है। इस समय चू युआन अपने सामने रखे गए 3 मुख्य मिशनों को देख रहा था। इन 3 मुख्य मिशनों को पूरा करने की शर्त 5 सितारा राजवंश के स्तर तक पहुंचना था।
चाहे वह विदेश जाना हो या वान बीस्ट माउंटेन रेंज पर जाना हो या फ्लोटिंग रियल्म पर हावी होना हो, वे सभी पहली नज़र में समान रूप से चुनौतीपूर्ण लग रहे थे। हालांकि इतने लंबे समय तक सिस्टम रखने के बाद चू युआन कमोबेश ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि मुख्य मिशन के विभिन्न विकल्पों के परिणामस्वरूप अलग अलग भविष्य के विकास, अलग अलग पुरस्कार और इस प्रकार जीवन के विभिन्न प्रक्षेपवक्र होंगे। मुख्य मिशनों और उनके विकास का चुनाव खुद पर छोड़ते हुए ये वास्तव में दिलचस्प था। केवल बच्चे ही चुनते हैं। यदि कई विकल्पों की अनुमति है तो मैं उन सभी को ले लूंगा। चू युआन उन सभी को चाहता था। तीनों मुख्य मिशनों में से प्रत्येक में पर्याप्त पुरस्कार दिए गए थे। चूंकि ये तीनों एकल विकल्प मिशन नहीं थे और सभी का चयन किया जा सकता था, इसलिए चू युआन उन सभी को लेने का प्रयास क्यों नहीं करेगा। वह इतनी आसानी से संतुष्ट होने वाला व्यक्ति नहीं था। होस्ट ने मुख्य मिशन 1 की शुरुआत की है, एक 5 सितारा राजवंश पर चढ़ना और विदेशों में विस्तार के लिए पश्चिम दक्षिण राज्य में एक आधार स्थापित करना, 10 4 सितारा विदेशी राजवंशों और एक 5 सितारा विदेशी राजवंश को जीतना या नष्ट करना। होस्ट ने मुख्य मिशन 2 की शुरुआत की है, एक 5 सितारा राजवंश पर चढ़ना और 30 दिव्य जानवर राक्षसों और 5 भगवान स्थिति जानवर राक्षसों को खत्म करने या वश में करने के लिए वान बीस्ट पर्वत श्रृंखला पर एक आधार स्थापित करना। होस्ट ने मुख्य मिशन 3 की शुरुआत की है, एक 5 सितारा राजवंश पर चढ़ना और फ्लोटिंग दायरे में सबसे मजबूत राजवंश बनने के लिए फ्लोटिंग दायरे में एक आधार स्थापित करना। सभी 3 मुख्य मिशन शुरू किए गए हैं और मुख्य मिशनों के अगले चरण को अनलॉक करने से पहले सभी को पूरा करने की आवश्यकता है। विशेषता पहलू को नए सिरे से पुनर्जीवित किया गया है। सिस्टम के संकेत लगातार आ रहे थे। वास्तव में क्या सभी को चुना जा सकता है? चू युआन कुछ हद तक हैरान था। उसने कोशिश की और सफल रहा और बाद में हंसा। ऐसा लगता है कि इस बार मेरा चुनाव सही था। जितने अधिक मुख्य मिशन उतने ही समृद्ध पुरस्कार। इन पुरस्कारों के बाद मेरे डेस्टिनी पॉइंट बैलेंस 14,050 पॉइंट पर है। चू युआन ने अपने डेस्टिनी पॉइंट चेक किए। क्षेत्र को उन्नत करो। बिना किसी हिचकिचाहट के क्षेत्र मौलिक था। बाकी सब सही था। देवत्व के किनारे पर खड़े लोगों को मारने की अपनी वर्तमान क्षमता के बावजूद, अगर वह अपनी महान मार्शल स्थिरता को 5 सितारा राजवंश के स्तर तक उन्नत करना चाहता था तो वह इसके लिए तैयार नहीं था। एक 5 सितारा राजवंश को न केवल अपनी रक्षा के लिए एक देव स्थिति शक्ति की आवश्यकता थी, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति में समन्वित वृद्धि की भी आवश्यकता थी। दिव्य क्षेत्र 5वीं परत, दिव्य क्षेत्र 6ठी परत, दिव्य क्षेत्र 7वीं परत, दिव्य क्षेत्र 8वीं परत। दिव्य क्षेत्र की प्रत्येक परत को उन्नत करने के लिए 3000 भाग्य बिंदुओं की आवश्यकता थी। चू युआन ने एक ही सांस में 12,000 भाग्य बिंदुओं का उपयोग किया था, अपने क्षेत्र को 4 परतों तक उन्नत किया और पूरी तरह से समझ हासिल की। शेष 2050 अंक आगे के उन्नयन के लिए पर्याप्त नहीं थे। वर्तमान में चू युआन के पास अपनी साधना को बढ़ाने के 3 तरीके थे। एक साधना के माध्यम से था सम्राट के सूत्र का प्रसार करना और विश्वास के स्रोत के रूप में सम्राट की तलवार का उपयोग करके मानव जाति से विश्वास की शक्ति इकट्ठा करना। दूसरा भक्षण तकनीक थी युद्ध में शक्तिशाली दुश्मनों को मारना और उनकी शक्ति को भस्म करना। और तीसरा भाग्य बिंदुओं का उपयोग करना। इन 3 महान लाभों के साथ चू युआन को विश्वास था कि उसका क्षेत्र जल्दी से बढ़ाया जा सकता है। चू युआन ने अपना गुण पैनल खोला। ये पूरी तरह से ताज़ा था। नाम चू युआन। वर्तमान दुनिया शाश्वत दुनिया। पहचान दावू का सम्राट। स्तर 2 सितारा शाही राजवंश। क्षेत्र दिव्य क्षमताओं की 8वीं परत। साधना तकनीक मानव सम्राट तकनीक। उपकरण मानव सम्राट की तलवार सर्वोच्च स्तर ताई गोली भट्टी टूटी हुई युद्ध सेना शतरंज बोर्ड पशु दमन दिव्य सिंहासन स्तंभ रहस्यमय आत्मा पंख युद्ध भगवान की मुट्ठी प्राचीन सम्राट का रथ। दिव्य क्षमताएं महान थंडर तकनीक महान निगलने की तकनीक महान युद्ध तकनीक महान काटने की तकनीक महान ज्वाला तकनीक। सिस्टम स्पेस लेवल 2 दिव्य तोप के लिए डिजाइन ब्लूप्रिंट गॉड स्लेयर क्रॉसबो के लिए डिजाइन ब्लूप्रिंट राष्ट्रीय रक्षा सरणी। शीर्षक मानवता पथ के सर्वोच्च थंडर और लाइटनिंग के मास्टर निगलने का बच्चा युद्ध पागल शून्य कटर लपटों का राजा। भाग्य बिंदु 2050। वर्तमान मुख्य लक्ष्य एक 5 सितारा राजवंश को बढ़ावा देना, दक्षिण पश्चिम को एक नींव के रूप में स्थापित करना, विदेशों में विकास करना, 10 4 सितारा राजवंशों को खत्म करना या अधीन करना, एक 5 सितारा राजवंश इनाम। वर्तमान मुख्य लक्ष्य 2 एक 5 सितारा राजवंश को बढ़ावा देना, जानवर पहाड़ों की दिशा में विकास करना, दिव्य क्षमताओं से भरपूर 30 महान राक्षसों को खत्म करना या अधीन करना, भगवान की स्थिति में 5 महान राक्षस। वर्तमान मुख्य लक्ष्य 3 5 सितारा राजवंश को बढ़ावा देना, निलंबित क्षेत्रों में विकास करना, वहां सबसे मजबूत राजवंश बनना। पिछले लक्ष्य को बदल दिया गया है, इन 3 नए मुख्य लक्ष्यों के साथ बदल दिया गया है। बहुत अच्छा। चू युआन ने एक लंबी सांस ली। बैंग 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 बैंग। अचानक शहर के बाहरी इलाके से तोपखाने की आग की आवाज आई।
क्योंकि यह पहले से ही नए साल की पूर्व संध्या थी। दिन बीत चुका था, भव्य सेना जश्न में गोलीबारी कर रही थी। महान मार्शल कैलेंडर के 31वें वर्ष का पहला दिन। चू युआन एक देश को मिटा देता है और एक नया राजवंश स्थापित करता है। दावू के 30वें वर्ष में दावू के पिछले सम्राट का निधन हो गया। देश संभावित पतन के संकट का सामना कर रहा था, लेकिन चू युआन के सिंहासन पर चढ़ने के साथ स्थिति ने केवल आधे साल में ही एक शानदार मोड़ ले लिया। कल अन्यायपूर्ण राजवंश अभी भी मौजूद था, लेकिन आज ये बहुत पहले चला गया था। सब कुछ एक सपने की तरह था जिससे जागना असंभव था। यद्यपि अन्यायी राजवंश का सफाया हो चुका था, चू युआन ने नागरिकों को लूटने, मारने या परेशान न करने का सख्त आदेश दिया था। इसलिए भले ही नागरिक कुछ हद तक घबराए हुए थे, लेकिन वे शांतिपूर्ण तरीके से नया साल मना पाए और दावू ने उन्हें आपूर्ति भी भेजी थी। नया शाही फरमान भी सुनाया गया। हाल ही में हुई लड़ाई में सैनिकों और जनरलों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उल्लेखनीय योग्यता हासिल की। सम्राट ने बड़े पुरस्कार देने का आदेश दिया है और जो सैनिक मारे गए उनके परिवारों के लिए भी भारी पुरस्कार हैं। चू युआन अपने पुरस्कारों में बिल्कुल भी कंजूस नहीं था। वह जानता था कि संतुलित पुरस्कार और दंड से ही किसी देश की सेना को सही मायने में नियंत्रित करना संभव होगा। वास्तव में उसके उदार पुरस्कारों के तहत सैनिकों ने जयकारे लगाए, सम्राट अमर रहे, सम्राट अमर रहे। नए साल का जश्न बहुत अलग था। यह अन्यायी राजवंश के शाही शहर के अंदर बिताया गया था। हालांकि अधिक सटीक रूप से यह अब दावू के ड्रैगन प्रांत में ड्रैगन प्रांत का ड्रैगन शहर था। इन कुछ दिनों में दाव से विभिन्न अधिकारी तेजी से नए कानून बनाने के लिए पहुंचे। आखिरकार वे पहले अन्यायी राजवंश के कानून लागू कर रहे थे, जो दाव के कानूनों से बहुत अलग थे। कानूनों के अलावा नई संस्थाओं को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता थी, जैसे कि यह तय करना कि ड्रैगन प्रांत के लिए गवर्नर और काउंटी मजिस्ट्रेट कौन होगा, जो एक जटिल मामला था। सौभाग्य से चू युआन को इन सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दाव अदालत के अधिकारी इसे संभाल लेंगे। उसे केवल रिपोर्ट सुनने और फिर अंतिम निर्णय देने की जरूरत थी। अन्यायी राजवंश का ड्रैगन हॉल। ये वह स्थान था जहां मूल रूप से अन्यायी सम्राट दरबार लगाता था और सिंहासन पर चढ़ता था। लेकिन अब ये दाव के लोगों से भरा हुआ था। यहाँ के मामले अभी तक पूरी तरह से सुलझे नहीं हैं। चू युआन को अभी भी ड्रैगन सिटी में ताकतों को दबाने की जरूरत थी और इसलिए वह अभी राजधानी में वापस नहीं लौट सकता था। महाराज, शहीद सैनिकों की पेंशन के बारे में उन्हें सबसे तेज गति से भेजा गया है। हालांकि शहर के बाहर 4 देशों के कैद किए गए लाखों सैनिक हर दिन बड़ी मात्रा में भोजन और भूसा खाते हैं और उनके ऑडिट में भारी मात्रा में जनशक्ति खर्च होती है, जिससे विद्रोह हो सकता है। जब चू युआन ने अन्यायी राजवंश को जीतने के लिए युद्ध शुरू किया तो राजस्व मंत्री वहां पहुंचे और विभाग के कर्मचारियों से नुकसान का हिसाब किताब करवाया। वे इस बात से परेशान थे कि 4 देशों के आत्मसमर्पण करने वाले कुलीनों से कैसे निपटा जाए। करोड़ों लोग, ये बहुत ज्यादा था। अगर इसे ठीक से संभाला नहीं गया तो यह एक टाइम बम बन सकता है। एक बार जब हम पूर्व अन्यायी राजवंश के आंतरिक मामलों को सामान्य रूप से नियंत्रित कर लेंगे और व्यवस्था स्थापित कर लेंगे तो दाव के 2 सितारा राजवंश में पदोन्नति के उपलक्ष्य में मैं सभी को माफी दे दूंगा और इन सैनिकों को दंडित नहीं करूंगा। जो लोग नागरिक जीवन में वापस लौटना चाहते हैं वे घर जा सकते हैं। इन रिपोर्टों को सुनने के बाद चू युआन के पास पहले से ही एक योजना थी। जो लोग वापस नहीं लौटना चाहते हैं, अगर वे दाव सेना में शामिल होना चाहते हैं तो वे भी भर्ती हो सकते हैं। मेरी दिव्य मार्शल आर्मी को भी उनमें से काफ़ी कुलीनों को अवशोषित करने की ज़रूरत है। उन्हें दाव में उनके साथ होने वाले व्यवहार के बारे में बताएं। चू युआन इन सैनिकों में से ताकतवर लोगों को दिव्य मार्शल आर्मी में शामिल करने की योजना बना रहा था। युद्ध सेना शतरंज की बिसात के साथ चू युआन को किसी के विश्वासघात का डर नहीं था। इसके अलावा युद्ध सेना शतरंज की बिसात में 10 लाख लोग शामिल हैं और वर्तमान में केवल 11 से 12 हजार हैं। इसलिए भले ही चारों देशों के युआन शेन या उच्च शक्ति वाले सभी को भर्ती किया गया हो, फिर भी वे पूरे नहीं होंगे। दावू की वर्तमान सैन्य संरचना स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। वह नई सैन्य इकाइयों का गठन करने के लिए दावू से कुलीन लोगों का चयन भी करेगा, फिर बाकी को पूरी तरह से तितर-बितर कर देगा और कुछ ही समय में अपने अधिकार और दावू की नर्म और कठोर रणनीति के संतुलन के साथ वे चारों देशों के ताकतवर लोगों को अपने लोगों में बदल सकते हैं। मानव सम्राट की तलवार के साथ देश में सबसे शक्तिशाली होने के नाते हर कोई उस पर मानवता के सर्वोच्च पर विश्वास करेगा। महाराज, मैंने अन्यायी राजवंश के ऐतिहासिक दस्तावेजों की समीक्षा की है और अब डार्क एबिस राजवंश की पृष्ठभूमि जानता हूँ। मंत्री लुकियान ने इस समय रिपोर्ट दी। छिपे हुए ड्रैगन हॉल के अंदर चू युआन चुपचाप खड़ा रहा, बस इतना ही कह रहा था, बोलो। मैंने जो प्राचीन पुस्तकें पढ़ी हैं उनके अनुसार लुकियानफू ने शुरू किया, ब्लैक वेस्ट इंपीरियल राजवंश एक 4 सितारा साम्राज्य है जो हजारों सालों से अस्तित्व में है। इसके राजा ब्लैक वेस्ट सम्राट सर्वशक्तिमान के स्तर को प्राप्त कर चुके हैं।
ग्रेट शेंग के संस्थापक सम्राट लिन युआन मूल रूप से ब्लैक वेस्ट इंपीरियल राजवंश के सदस्य थे, इससे पहले कि वे अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए निकल पड़े। ब्लैक वेस्ट राजवंश का ग्रेट शेंग से संबंध है और यह हमेशा से ही दबंग रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इसने कई 1 सितारा और 2 सितारा साम्राज्यों को अपने में समाहित कर लिया है। इस राष्ट्र में भूमि क्षेत्र और शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या असाधारण रूप से अधिक है, लू कियानफू ने कहा, इसलिए उनके पास एक मजबूत समर्थन है। चू युआन ने शांति से कहा, भले ही ग्रेट शेंग का ब्लैक वेस्ट इंपीरियल राजवंश से संबंध है, लेकिन अगर ब्लैक वेस्ट इंपीरियल राजवंश ने मेरे दावों पर आक्रमण करने की हिम्मत की तो इसका परिणाम युद्ध होगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे साम्राज्य की ताकत को बढ़ाया जाए। महाराज, ग्रेट ट्रीट, ग्रेट लॉ, ग्रेट शेंग तीनों राष्ट्रों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। इस समय एक मंत्री ने सूचना दी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। ग्रेट शेंग के विनाश के बाद तीनों राष्ट्रों के सम्राट गिर गए थे और कुलीन सेनाएं लगभग समाप्त हो गई थीं। तीनों राष्ट्र अब केवल शेल इकाइयां हैं जिनमें बहुत कम या कोई खतरा नहीं है। दावू द्वारा उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की प्रतीक्षा करने के बजाय ईमानदारी से आत्मसमर्पण करना और अनुकूल व्यवहार प्राप्त करना बेहतर है। यह अच्छा है। जो लोग समय को समझते हैं वे महान व्यक्ति हैं। 6 मंत्रालयों को आदेश दें कि वे इन 3 साम्राज्यों को संभालने के लिए जल्दी से लोगों को भेजें। मेरे लिए एक सूची तैयार करें, मैं नई नियुक्तियां करूंगा। चू युआन ने कहा, हालांकि दाओ एक 2 सितारा साम्राज्य बन गया है, लेकिन हमें अभी भी ईश्वरीय क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना है। राष्ट्र उन्मूलन के इस युद्ध के लिए जिनके पास योग्यता है उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया जाएगा। इस युद्ध में सबसे अधिक योगदान देने वाले व्यक्ति को वफादार और बहादुर मार्क्विस की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। उसे चोटों को ठीक करने के लिए एक औषधि, हिडन ड्रैगन स्पीयर, साथ ही 1 मिलियन लॉ क्रिस्टल दिए जाएंगे। उसका नंबर 1 जनरल, उसका सबसे वफादार मंत्री लू कियानफू है। हिडन ड्रैगन स्पीयर उसके लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन तलवारें और भाले युद्ध के मैदान में जनरलों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ये लू कियानफू की शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है और उपचार औषधि के साथ वह ईश्वरीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर सकता है। किसी देश पर शासन करना एक व्यक्ति का काम नहीं है। हालांकि चू युआन के पास मजबूत सैन्य शक्ति है, लेकिन वह एक ही समय में हर जगह नहीं हो सकता। साम्राज्य के आदेश को बनाए रखने में मदद करने के लिए उसे अपने रैंकों के भीतर शक्तिशाली और सक्षम वफादारों की भी आवश्यकता है। 1 मिलियन लॉ क्रिस्टल शायद बहुत ज्यादा न हो, लेकिन हिडन ड्रैगन स्पीयर एक दिव्य कलाकृति है। ये ग्रेट शेंग साम्राज्य का प्रतीक हुआ करता था और इसे वफादार और बहादुर मार्क्विस को उपहार में देना दिखाता है कि चू युआन उसे कितना महत्व देता है। हुंडन, ताओटाई, तावू, पोजी और वर्मिलियन बर्ड, व्हाइट टाइगर, 6 शिविरों के नेता, आपकी युद्ध विशेषज्ञता ने आपको योग्यता अर्जित की है। प्रत्येक को 100,000 लॉ क्रिस्टल, 20 दिव्य अमृत से पुरस्कृत करें। जब आप ईश्वरीय क्षेत्र की दहलीज पर पहुंचते हैं तो आप उपचार औषधि के लिए आवेदन कर सकते हैं। दावू के पूर्व विषय, चू युआन ने ईश्वरीय क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उन्हें विकसित करने की योजना बनाई। इसके अलावा दावू के 2 सितारा साम्राज्य बनने के साथ 8 शिविरों में केवल 10 लाख सैनिक हैं। ये बहुत कम है। मैं आदेश देता हूं कि 8 शिविर राष्ट्रीय स्तर पर सैनिकों की भर्ती कर सकते हैं। शुरू में प्रत्येक शिविर में 10 लाख सैनिक भर्ती किए जाएंगे, जो कुल 8 मिलियन होंगे। गृह और युद्ध मंत्रालय जितनी जल्दी हो सके आवश्यक आपूर्ति प्रदान करेंगे। नेता अभी भी कमान संभालेंगे, दावू के लिए राष्ट्रीय रक्षा सेना के रूप में सेवा करेंगे। पिछले पुरस्कारों ने उन्हें खुश किया, लेकिन सैन्य विस्तार के बारे में सुनकर वे और भी उत्साहित हो गए। वे प्रति शिविर केवल 125,000 सैनिकों की कमान संभालते थे। अब जब संख्या बढ़कर 1 मिलियन हो गई है तो उनके अधीन सैनिकों की कुल संख्या 8 शिविरों के पिछले कुल के बराबर है। हालांकि वे नामात्र के लिए अभी भी शिविरों के नेता हैं, लेकिन परिणामस्वरूप उनकी शक्ति निर्विवाद रूप से बढ़ गई है। पहले दावू केवल 1 मिलियन सैनिकों का समर्थन कर सकता था, लेकिन अब 4 देशों के संसाधनों के साथ दावू के पास पहले से ही एक बड़ी सेना को बनाए रखने की क्षमता है। धन्यवाद महाराज। जबकि एजियो ड्रैगन और ब्लैक टॉर्टोइस कैंप के नेता अभी भी दावू में हैं, अन्य 5 कैंप के नेताओं ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। वर्मिलियन बर्ड लीडर, क्या आपके पास कोई सवाल है? चू युआन ने जू फैंगफैंग, ठंडे दिल वाली महिला में झिझक का संकेत देखा। महाराज, मैं अन्य पुरस्कारों को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं फीनिक्स नेस्टिंग वुड के लिए साहपूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा जो ग्रेट शेंग के महल में है। मुझे आपकी शाही स्वीकृति की उम्मीद है। जू फैंगफैंग ने कहा। फीनिक्स नेस्टिंग वुड, पौराणिक लकड़ी जहां प्राचीन फीनिक्स प्रजातियां निवास करती हैं। चू युआन को याद आया कि ग्रेट शेंग में ऐसी चीज मौजूद थी। मैं इसे स्वीकार करता हूं। आपकी शाही स्वीकृति के लिए धन्यवाद। जू फैंगफैंग, बर्फ के पहाड़ की तरह ठंडी महिला, शायद ही कभी भाव दिखाती थी, लेकिन चू युआन द्वारा उसे फीनिक्स नेस्टिंग वुड दिए जाने की बात सुनकर उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक उभरी।
चू युआन ने विभिन्न शिविरों और विभागों को पुरस्कृत करने के लिए शाही फरमान जारी किए। उनका मानना था कि योग्यता रखने वालों को पुरस्कृत करना और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना जरूरी है। इसके अलावा इस महान युद्ध के लिए मूल रूप से तैयार राष्ट्रीय खजाना लगातार खाली होता जा रहा था। हालांकि दावू को नष्ट करने के बाद, अनिवार्य रूप से दावू के संसाधनों पर कब्जा करने के बाद, अन्य 3 देशों के संसाधनों पर भी धीरे धीरे कब्जा कर लिया गया, जिससे उसे सेना का विकास जारी रखने के लिए और अधिक धन मिला। पहले चंद्र महीने की 15वीं तारीख को ये लालटेन महोत्सव था। एक महान युद्ध का अनुभव करने के बाद ड्रैगन सिटी धीरे धीरे अपनी समृद्धि हासिल कर रहा था। लालटेन महोत्सव के दिन सड़कों पर हर जगह लालटेन लटकाए गए, हर घर में लालटेन और तोरण लगाने शुरू हो गए और चिंतित और डरे हुए नागरिक धीरे धीरे अपने घरों से निकल गए। हालांकि दाव सेना शाही शहर में तैनात थी, लेकिन उन्होंने कभी लोगों को परेशान नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने आम लोगों को नए साल तक रहने के लिए आपूर्ति वितरित की। नए फरमान भी जारी किए गए और नई सरकारी संरचनाएं स्थापित की जा रही थीं और एक नया आदेश बनने की प्रक्रिया में था। वर्तमान प्रगति 30 बिलियन 50 बिलियन। वर्तमान प्रगति 33 बिलियन 50 बिलियन। चू युआन स्पष्ट रूप से लोगों के विचारों में परिवर्तन देख सकता था, जो मानव सम्राट तलवार के माध्यम से दाव की ओर मुड़ रहे थे। इसके अलावा समर्थकों के पहले बैच के साथ ये गति एक लुढ़कती गेंद की तरह बढ़ती जाएगी, बड़ी और बड़ी होती जाएगी। ये सभी प्राणियों के विचार हैं, विश्वास का स्रोत। अभिसरित विचारों और इच्छाओं ने दावशाही शहर को एक अविश्वसनीय दृश्य में बदल दिया। चू युआन की छवि में एक आस्था प्रेत एक विशाल दिव्य आकृति के रूप में मौजूद था। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग दावू में आते गए, ये और अधिक भव्य और ऊंचा होता गया। चू युआन ने मानव सम्राट के सूत्र का अभ्यास किया, मानव सम्राट की तलवार पकड़ी। वह समकालीन मानव सम्राट था। आंकड़ों के अनुसार 4 देशों में कुल 4-5 बिलियन नागरिक हैं। दावू ने उनमें से आधे पर कब्जा कर लिया और अन्य 3 देशों की राष्ट्रीय शक्ति संयुक्त रूप से दावू से बमुश्किल मेल खा सकती थी। सभी प्राणियों के इन विचारों के एकत्र होने के बाद चू युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी साधना की गति तेज और तेज होती जा रही थी। जब तक चारों देशों के लोग तेजी से उसकी ओर मुड़ते, पूर्व शाही राजवंश को भूल जाते, वह इस शक्ति का उपयोग दूसरे स्तर को तोड़ने के लिए कर सकता था। और उसने मजबूत राष्ट्रीय भाग्य की लहर भी महसूस की। उसके हाथ की एक लहर से वह अनंत राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति थी, जो पूरे साम्राज्य के नागरिकों को युद्ध में ले जाने के लिए पर्याप्त थी। दिव्य योद्धा कोर का भी विस्तार हो रहा था। चारों देशों में कई कुलीन योद्धा थे। हालांकि चू युआन ने केवल युवानशियन से ज्यादा ताकतवर लोगों को ही भर्ती किया, लेकिन इसने अपने दिव्य योद्धा कोर को 200,000 तक बढ़ा दिया। और इन लोगों के दिव्य योद्धा कोर में शामिल होने के बाद युद्ध सेना शतरंज के प्रभाव में उनके लिए विश्वासघात करना लगभग असंभव था। वे सभी चू युआन की मानवता के सर्वोच्च व्यक्ति की उपाधि से प्रभावित होंगे और निश्चित रूप से उनमें एक वफादार विश्वास रखेंगे। ड्रैगन सिटी में 6 निषिद्ध सेना शिविर भी बढ़ रहे थे। शाही रक्षकों के मुखिया बहुत चतुर थे। उन्होंने चारों देशों से सैनिकों का चयन किया और उन्हें अलग अलग संरचनाओं में एक साथ मिला दिया। बहुत जल्दी उन्होंने शिविरों की सैन्य शक्ति को भर दिया और चू युआन ने भी खुलासा किया। राष्ट्रीय शक्ति के विकास के साथ प्रत्येक शिविर की शक्ति में वृद्धि जारी रहेगी। हालांकि यहाँ बहुत से सैनिक समाहित हो गए थे, फिर भी 4 देशों के कुलीन सैनिकों में से बहुत से बचे हुए थे। चू युआन ने जल्दी से नई संरचनाएं स्थापित की। जो लोग रहना चाहते थे वे सेना में बने रह सकते थे, जो लोग अनिच्छुक थे वे अपने गृहनगर लौट सकते थे, और उन्होंने जल्दी से कई नए लाभ जारी किए जो पहले 4 देशों द्वारा दिए गए लाभों की तुलना में अधिक उदार थे। इसके अलावा चू युआन ने राष्ट्रीय भाग्य सरणी का निर्माण भी शुरू किया। मानव सम्राट सूत्र मानव जाति की एक बेजोड़ साधना तकनीक थी जिसमें राष्ट्रीय भाग्य का उपयोग शामिल था, और यह मानवता पर आधारित थी, जो मानवता की सबसे मजबूत साधना तकनीक थी। दरअसल राष्ट्रीय भाग्य सरणी की व्यवस्था करना मुश्किल नहीं था, लेकिन चुनौतीपूर्ण हिस्सा यह था कि मानवीय विश्वास की शक्ति को अधिकतम कैसे किया जाए। राष्ट्रीय भाग्य सरणी का निर्माण 4 देशों के पूर्वशाही शहरों में किया गया था, और इस भव्य सरणी के साथ चू युआन हर समय मानवता के सर्वोच्च प्राणी दावू के मानव सम्राट के विश्वास को प्रसारित कर सकता था। 1 महीने बाद चारों देश दावू की ओर मुड़े। चू युआन ने दावू के मामलों से निपटने के बाद तैनात सेना के एक हिस्से को पीछे छोड़ दिया। बाकी सैनिक उसके साथ राजधानी लौट आए। दावू शाही शहर, उल्लास का नजारा। बड़ी सेना की विजयी वापसी की खबर पहले ही मिल गई थी। आम लोगों से लेकर दरबार के विभिन्न विभागों तक पूरा शाही राजवंश उत्साहित था। हर कोई जानता था कि चू युआन ने इस बार एक दुर्जेय व्यक्तिगत अभियान का नेतृत्व किया था, जिसमें दकियान को जीतने के लिए लाखों सैनिकों को जुटाया गया था। वह जीत की खबर लेकर वापस आया। उसने दावू के 31वें वर्ष में दावू के क्षेत्र को कई बार बढ़ाया था। शाही शहर में उत्सव के संकेत देखे जा सकते थे, क्योंकि नए साल की सजावट अभी तक नहीं हटाई गई थी।
झांग चेंग, जिसे शाही शहर की रखवाली के लिए छोड़ दिया गया था, व्यस्त था। नागरिकों ने सेना की वापसी के बारे में सुना था और वे उनका स्वागत करने के लिए अनायास ही शहर से बाहर चले गए थे, जिसे अराजकता को रोकने के लिए उसे प्रबंधित करना था। नोबल बिन मियर पर और पढ़ें। अप्रत्याशित रूप से, हमारे दावू ने वास्तव में एक ऐसा कारनामा किया जो हमारे दिवंगत सम्राट भी अपने जीवनकाल में नहीं कर पाए थे। दकियान के खिलाफ युद्ध छिड़ गया और 4 देशों की सहयोगी सेनाएं सभी पर कब्जा कर ली गईं। हमने इसे नहीं देखा, लेकिन महामहिम की शक्ति वास्तव में भयानक है। ऐसा कहा जाता है कि दाकियान के संस्थापक सम्राट की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वे चिंतनशील दिव्यता के क्षेत्र में भी पहुंच गए थे। आप जानते हैं, वह वास्तव में दिव्य क्षेत्र के स्वामी हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें महामहिम ने फिर भी मार डाला। हाँ, यह अफसोस की बात है कि हम इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देख पाए। दाव के वीर सैनिकों के लिए हर जीत में सफल होना कितना सौभाग्य की बात है। ... शाही शहर के भीतर अनगिनत लोग चर्चा कर रहे थे, उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। आप देखिए, दाव द्वारा 4 राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करना, 1 सितारा साम्राज्य से 2 सितारा साम्राज्य में प्रगति करना, केवल एक रैंक की पदोन्नति की तरह लग सकता है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। राष्ट्र की शक्ति और क्षेत्र का विस्तार हुआ है और नागरिकों के लिए उपलब्ध संसाधन बढ़ते रहेंगे। ये राष्ट्रीय शक्ति की समग्र वृद्धि को दर्शाता है। नए साल के दिन दाकियान पर जीत का जश्न मनाने के लिए दरबार ने पूरे देश में औषधीय गोलियां और जादुई क्रिस्टल वितरित किए। ये ठोस लाभ सभी को देखने को मिले। सम्राट अमर रहें। शक्तिशाली सेना की विजयी वापसी। शाही शहर के बाहर झंडे लहरा रहे थे, बैनर उड़ रहे थे, कई सैनिक और नागरिक गंभीर स्वागत में घुटने टेक रहे थे। दूर खुले मैदान में चू युआन एक प्राचीन युद्ध रथ पर खड़ा था, जैसे कि निरीक्षण के दौरे पर एक प्राचीन देवता हो। उसके बगल में बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन था, जिसकी उत्सर्जित गरजती रोशनी चू युआन की महिमा को बढ़ा रही थी। सैनिक जोश और भव्यता के साथ आगे बढ़े, उनमें से प्रत्येक लंबा और सीधा चलता हुआ शहर में जीत की खबर लेकर आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दावू का सम्राट वास्तव में एक ही युद्ध में 4 देशों को जीत सकता है। दकियान, जो इतना शक्तिशाली था, उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसकी ताकत मेरी सोच से कहीं अधिक मजबूत है। ऐसा लगता है कि उस पर दांव लगाना सही निर्णय था। उसने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि अनंत वाणिज्य संघ में मेरा स्तर भी बढ़ाया। जी फुलिंग ने भी दूर से चू युआन को देखा, उसका चेहरा खुशी से भर गया। मुझे उससे मिलना चाहिए और उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई देनी चाहिए। ये केवल दाव के लिए ही नहीं, बल्कि मेरे लिए भी खुशी की बात है। क्या तुम जमीन या सुंदरता चुनोगे? बेशक, मुझे वे सब चाहिए। मी इन मंडप में मूरो मंडप पर खड़ी थी, जो सेना को देख रही थी, और विशेष रूप से प्राचीन युद्धरथ पर सवार आदमी को। ये वाक्यांश उसके दिमाग में गूंजता रहा, इससे पहले कि वह जल्दी से अपने सामान्य ठंडे व्यवहार को पुनः प्राप्त कर लेती। उसके सामने एक स्क्रॉल खुला पड़ा था। उसने एक ब्रश उठाया और पेंट करना शुरू कर दिया, बुदबुदाते हुए, यह अपार शक्ति बिल्कुल प्राचीन देवता की तरह है जो दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं। तो दाव के पास ऐसा राजा है, लेकिन शक्ति की यह गहराई कहाँ से आती है? हालांकि मेरी सात भावना रहस्य तकनीक ने वास्तव में हलचल मचाना शुरू कर दिया है। शाही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जयकारे गूंज उठे, लेकिन चू युआन को यह सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी आत्मा एक रहस्यमयी स्थिति में डूबी हुई थी। राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति, लोगों की शक्ति, ये सभी शक्तियां इस समय एक साथ आ रही थीं। वह महसूस कर सकता था कि राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति दावू के शाही शहर में सबसे मजबूत थी, जबकि अन्य 4 राज्यों का राष्ट्रीय भाग्य भी लगातार बढ़ रहा था। देश पर शासन करना और दुनिया को शांत करना। लोग क्या चाहते हैं? वे शांतिपूर्ण जीवन और फसल के लिए अच्छा मौसम चाहते हैं। मार्शल आर्टिस्ट क्या चाहते हैं? वे संसाधन चैनल मजबूत बनना चाहते हैं। जब तक चू युआन ये 2 काम करता है, तब तक कोई कारण नहीं है कि दावू की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती न रहे। अब दावू के क्षेत्रों के विस्तार के साथ पिछला काउंटी विभाजन अनुपयुक्त हो गया है। इसलिए शहर में अपनी वापसी के दौरान चू युआन ने अपने नियंत्रण में दुनिया को विभाजित कर दिया 6 राज्य: वू राज्य, कियान राज्य, जी राज्य, लू राज्य, शेंग राज्य, दक्षिण पश्चिम राज्य। इन 6 राज्यों के भीतर आगे के उपविभागों को विभिन्न काउंटियों में बनाया गया था। महामहिम महल में लौट आए हैं। जैसे ही वह विचार कर रहा था, शाही महल में रहने वाले नपुंसक वेई की जानी पहचानी आवाज एक बार फिर गूंजी, क्योंकि महल के बाहर गार्ड और महल की महिलाओं का एक बड़ा समूह उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ था। आप वापस आ गए हैं। महामहिम इस यात्रा से थक गए होंगे। शाही महल में पहुंचने पर चू युआन की निगाहें केंद्रित हो गईं। चू शियाओनियान के बगल में 30 या 40 के दशक में एक सुंदर और प्रतिष्ठित महिला खड़ी थी। उसका चेहरा गर्म और कोमल था, जिससे अनुग्रह की भावना झलक रही थी। ये दावू की महारानी विधवा थी, जिसने साम्राज्य की स्थापना के बाद दिवंगत सम्राट के साथ कठिनाई साझा की थी।
महामहिम महारानी डोवागर नए साल की पूर्व संध्या पर शाही मकबरे से महल में लौटी, ये जानते हुए कि महामहिम आज दरबार में लौट रहे हैं। वह राजकुमारी चेनिक्सी के साथ यहाँ प्रतीक्षा कर रही थीं। नपुंसक वेई जल्दी से आ गया। यह विनम्र पुत्र अपनी माँ को सम्मान देता है। चू युआन प्राचीन शाही रथ से उतरा। सम्राट भाई, आप वापस आ गए, चू शियाओनियांग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। चेनिक्सी सम्मानपूर्वक बोलें, आपको महामहिम को पवित्र संप्रभु के रूप में संबोधित करना चाहिए, महारानी डोवागर ने सुधार किया। ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। चेनिक्सी और मैं भाई बहन हैं, हमें उन सख्त प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। चू युआन ने कहा, मैंने मूल रूप से दिवंगत सम्राट को श्रद्धांजलि देने के लिए व्यक्तिगत रूप से शाही समाधि पर जाने और फिर अपनी मां से मिलने की योजना बनाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मां व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वागत करेंगी, जिससे मुझे कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। महामहिम के पास भारी राजकीय मामले हैं, 4 राज्यों को समाप्त करना, ऐसा कुछ जो दिवंगत सम्राट भी हासिल नहीं कर सके। आप अभी अभी अपने मिशन से लौटे हैं, लंबी दूरी की यात्रा करके दिवंगत सम्राट और मैं शाही समाधि में रह सकते हैं, लेकिन हम प्राथमिकताओं में अंतर कर सकते हैं। हम साम्राज्य को सबसे ऊपर रखते हैं। महारानी विधवा की आवाज़ कोमल थी। वह और दिवंगत सम्राट साम्राज्य की स्थापना से पहले एक साथ थे, इसलिए वे बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। उसने आह भरी, अगर दिवंगत सम्राट को 4 राज्यों को समाप्त करने में महामहिम की उपलब्धि के बारे में पता होता तो स्वर्ग में उनकी आत्मा को भी सुकून मिलता। यह अफसोस की बात है कि दिवंगत सम्राट अब यह नहीं देख सकते। दिवंगत सम्राट की मृत्यु, 300,000 दिव्य सैन्य टुकड़ियों का विनाश, हमेशा से एक रहस्य रहा है। मेरे दाव राजवंश की एक शिकायत। मुझे नहीं लगता कि यह कोई दैवीय दंड था। तथाकथित दैवीय दंड किसी बड़ी शक्ति की शक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं दिवंगत सम्राट की मृत्यु के पीछे की सच्चाई की जांच करूंगा और उसका बदला लूंगा, चू युआन ने कहा। जब तक दिवंगत सम्राट की मृत्यु का रहस्य हल नहीं हो जाता, ये हमेशा दाव के लिए एक कांटा बना रहेगा। दिवंगत सम्राट की मृत्यु रहस्य से भरी हुई है। मैं भी सच्चाई जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं दिवंगत सम्राट के साथ जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं देखना चाहता। महारानी डोवागर ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, चू युआन ने कहा। अगर ऐसा है तो आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब जब मैंने महामहिम को देख लिया है तो मैं कल दिवंगत सम्राट की सेवा करने के लिए शाही समाधि पर वापस आऊँगा। जीवन में उनकी सेवा करना और मृत्यु में उन्हें अकेला न छोड़ना। मैं बस इतना कर सकता हूं कि दिवंगत सम्राट को बताऊं कि मैं हमेशा उनके साथ रहा हूं, जीवन और मृत्यु में उनका साथ दिया है। महारानी डोवागर का स्वर बहुत कोमल था। माँ, क्या आप इतनी जल्दी शाही समाधि पर लौटने की योजना बना रही हैं? चू युआन जानता था कि दिवंगत सम्राट की मृत्यु के बाद से महारानी डोवागर हमेशा शाही समाधि में रही हैं। अगर यह नए साल की पूर्व संध्या या आज उनके दरबार में लौटने के लिए नहीं होता तो वह शाही महल में वापस नहीं आती। दिवंगत सम्राट को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। महारानी डोवागर ने अपना सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मैं आपको रुकने पर जोर नहीं दूंगा। चेनिक्सी, कृपया माँ का ख्याल रखना। मेरे पास यहाँ कुछ उपचारक अमृत हैं जिन्हें माँ अपने साथ ले जा सकती हैं। चूयू ने अपना हाथ हिलाया और एक भंडारण अंगूठी दिखाई दी। इसमें विभिन्न दवाइयाँ थीं। उसने कहा, यह एक विशाल आत्मा रक्षक है, यह माँ के साथ शाही समाधि तक जाएगा, दिवंगत सम्राट और माँ की रक्षा करेगा। विशाल आत्मा रक्षक दिव्य क्षेत्र से नीचे के प्राणियों के सभी हमलों का विरोध कर सकता था। हालांकि यह अब चू युआन के लिए उपयोगी नहीं था। आप बहुत दयालु हैं महामहिम, महारानी विधवा ने मना नहीं किया। महामहिम, मियाओयिन स्क्वायर की संत म्यू रॉ और अनंत वाणिज्य के अध्यक्ष जी फुलिंग आपसे मिलना चाहते हैं। चू युआन के कान में नपुंसक वेई की आवाज गूंजी। वे मुझसे मिलने आए हैं। चू युआन की अभिव्यक्ति बदल गई। सन्यासी म्यू रॉ और राष्ट्रपति जी को शाही अध्ययन कक्ष में मेरा इंतजार करने दें। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। महामहिम को राजकीय कार्य निपटाने हैं, इसलिए आपको मुझे साथ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकीय कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें टाला नहीं जा सकता, महारानी विधवा ने कहा। पूर्व सम्राट के शासनकाल के दौरान उनका व्यवहार ऐसा ही था, कुछ भी नहीं मांगना और कुछ भी नहीं मांगना, बस सम्राट के साथ मौन संगति में रहना। कृपया शाही अध्ययन कक्ष तैयार करें, चू युआन ने कहा। हिजड़े वेई, शाही रसोई को आदेश दें। कल मेरी माँ शाही मकबरे में लौटने की योजना बना रही है। आज रात मैं उनके साथ पारिवारिक दावत में जाऊंगा। शाही अध्ययन कक्ष में जी फुलिंग और मू रॉ कुर्सियों पर बैठे, महल की नौकरानियां उनके लिए चाय लेकर आईं। रहस्यमय ध्वनि मंडप से पवित्र युवती। जी फुलिंग ने अपनी आंखें मूंद लीं, एक तीखी रोशनी उत्सर्जित करते हुए। रहस्यमय ध्वनि मंडप से पवित्र युवती दावू के शाही शहर में क्यों आएगी? आखिर आप सभी को यहाँ क्या आकर्षित कर रहा है? यदि आपका अनलिमिटेड कॉमर्स दावू में शाखाएं स्थापित कर सकता है तो मैं, मिस्टीरियस साउंड पवेलियन, यहाँ क्यों नहीं आ सकता?
आज मैं महामहिम से मिलने आया हूँ ताकि उन्हें मेरे जन्मदिन पर उपहार भेंट करने के लिए धन्यवाद दावू को 2 सितारा शाही राजवंश में आगे बढ़ने के लिए बधाई दे सकूं। मूरो ने हल्के से कहा, इसके अलावा ये भाग्य है, मैं इसे प्रकट नहीं कर सकता। हमारा अनलिमिटेड कॉमर्स अनंत दुनिया भर में फैले व्यवसायों का संचालन करता है, लेकिन आप मिस्टीरियस साउंड पवेलियन अलग हैं। आप जिस भी जगह पर जाते हैं वह या तो सौभाग्य या आपदा लेकर आती है। भविष्यवाणी करना कठिन है। एक राष्ट्र और एक सुंदरता। हम अनलिमिटेड कॉमर्स से जो लाते हैं वह है धन और संसाधन। आपका क्या? जी फुलिंग की आवाज़ में विस्फोटक स्वाद था। यह महामहिम की पसंद पर निर्भर करता है, मेरे पास कोई सटीक उत्तर नहीं है। म्यूरो की आवाज़ खामोश हो गई। महाराज आ गए हैं। MP_YR यूनुच वेई चू युआन के पीछे शाही अध्ययन कक्ष में चला गया। नमस्कार महाराज। जी फुलिंग और म्यूरो ने सलामी दी। वे जानते थे कि चू युआन के पास झांकने वाले देवता को मारने की युद्ध शक्ति थी। उसका ठंडा चरित्र उसकी सती सज्जनता से बहुत दूर था। औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है, चू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन महाराज के असाधारण व्यवहार को देखकर मुझे नहीं पता था कि आप सम्राट दावू बनेंगे। मुझे अपने जन्मदिन समारोह में शामिल होने का सम्मान मिला। म्यूरो सबसे पहले बोलने वाले थे। मेरे जन्मदिन पर महामहिम ने मुझे स्टार बेयरिंग ऑर्ब दिया, जिसे मैं वास्तव में बहुत पसंद करता था। अब जब महामहिम ने 4 राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली है और राजवंश 2 सितारा स्थिति तक आगे बढ़ गया है, तो ये दाव के लिए एक खुशी का अवसर है। हालांकि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए मैंने मार्शल सम्राट की विजयी वापसी की एक तस्वीर बनाई। मुझे उम्मीद है कि महामहिम बुरा नहीं मानेंगे। उसने फ्रेम वाली पेंटिंग का अनावरण किया। एक बार खुलने के बाद चू युआन की आंखें सिकुड़ गईं। पेंटिंग में सम्राट प्राचीन सम्राट के रथ पर खड़ा था। एक सम्राट का आचरण राजसी रूप से प्रभावशाली। चू युआन को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि भले ही ये केवल एक स्थिर पेंटिंग थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे ये चल रही हो। सम्राट की विजयी वापसी की कितनी अद्भुत पेंटिंग है, मुझे ये वाकई पसंद है। यहाँ तक कि चू युआन भी म्यूरो के पेंटिंग कौशल पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने कहा, हिजड़े वेई, इसे स्वीकार करो। कोई आश्चर्य नहीं कि आप रहस्यमय ध्वनि मंडप की पवित्र युवती हैं, जो कि शतरंज, सुलेख और पेंटिंग की 4 कलाओं में पारंगत हैं। जी फुलिंग ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना सकती हैं। मेरे असीमित वाणिज्य में बहुत पैसा है और हम भुगतान कर सकते हैं। म्यूरो ने हल्के से कहा, पेंटिंग के लिए स्वर्ग के सार और मानवीय भावना के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण की आवश्यकता होती है। आज मैं महामहिम के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और इसने मुझे ये सम्राट की विजयी वापसी पेंट करने के लिए प्रेरित किया। एक बार जब मुझे ऐसी ही प्रेरणा मिलेगी तो मैं राष्ट्रपति जी के लिए एक पेंटिंग बनाऊंगा। मैं याद रखूंगा कि आपने अभी क्या कहा। जी फुलिंग ने कहा। अब जब मैंने सम्राट की विजयी वापसी की पेंटिंग दे दी है तो मैं विदा लेता हूँ। म्यूरो जाने के लिए उठे। दरवाजे पर पहुंचकर वह पीछे मुड़ी और बोली, यदि महाराज किसी दिन जीथर सुनना चाहें तो बेझिझक मुझसे रहस्यमय ध्वनि मंडप में मिलें। मैं वहां आपका इंतजार करूंगी। जरूर, चू युआन ने कहा। हिजड़े वेई, पवित्र युवती को वापस रहस्यमय ध्वनि मंडप में ले जाओ और फिर राष्ट्रीय खजाने में जाकर पवित्र युवती को देने के लिए दाकियान से प्राप्त 10 अजीब खजानों को चुनो। राष्ट्रपति जी बहुत खुश दिख रहे हैं और आपने अपनी साधना पद्धतियों में काफी सुधार किया है। थोड़े समय में ही पीपिंग गॉड के दूसरे परिवर्तन तक पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि आपको असीमित वाणिज्य में अपनी सदस्यता से बहुत लाभ हुआ है। तभी चू युआन ने जी फुलिंग से बात की। ये सब आपके महामहिम की बदौलत है। महामहिम की उपचार औषधि ने मुझे पीपिंग गॉड तक पहुंचने में मदद की और आपके द्वारा परिष्कृत किए गए अमृत ने मुझे वरिष्ठ क्लब सदस्यों से बहुत समर्थन दिलाया। जी फुलिंग ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके महामहिम के राजवंश को 2 सितारा राजवंश में पदोन्नत किए जाने से यह आपके आसपास के सभी लोगों को बढ़ावा देता है। परिणामस्वरूप मैं दावू के डिवीजन प्रमुख के रूप में सुविधाजनक रूप से 2 सितारा डिवीजन प्रमुख बन गया, जिससे क्लब के भीतर और भी अधिक अधिकार प्राप्त हुए। ये सही समय है, चू युआन ने कहा। मुझे और अधिक उल्कापिंड के महीन सोने और बड़ी संख्या में औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि आप उन्हें जल्द से जल्द मुझे आपूर्ति कर सकते हैं। औषधीय जड़ी बूटियां कोई समस्या नहीं होंगी। जी फुलिंग ने सिर हिलाया। न केवल उसका लक्ष्य व्यापार करना था, बल्कि वह अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए दिव्य अमृत चू युआन को परिष्कृत करना भी चाहती थी। आखिरकार पीपिंग गॉड अवस्था तक पहुंचने पर समझ के अलावा सहायता के लिए असंख्य अमृतों की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं शाही राजवंश को 3 सितारों तक बढ़ा सकता हूं, तो आप 3 सितारा वाणिज्य संघ के अध्यक्ष होंगे। तुम्हें समझना चाहिए, दावू जितना मजबूत होगा, राष्ट्रपति जी भी उतने ही मजबूत होंगे, चू युआन ने कहा। मैं समझ गया। इस बार चू युआन के पास आने का उसका मुख्य उद्देश्य उसे बधाई देने के अलावा एक बड़े व्यापार सौदे पर चर्चा करना था।
ये सोचकर वह कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। इस समय वह राष्ट्रपति की तरह महसूस नहीं कर रही थी, वह दावू के लिए विशेष रूप से आपूर्ति प्रदान करने वाली रसद अधिकारी की तरह लग रही थी। मैं राष्ट्रपति जी से एक वादा भी कर सकता हूँ, अगर एक दिन आप अनंत वाणिज्य संघ में नहीं रहना चाहते हैं तो आप मेरे दावू के पास आ सकते हैं। मैं आपको रसद संभालने, सभी संसाधनों का प्रबंधन करने दूंगा, चू युआन ने वादा किया। चू युआन ने वादा किया, आपकी दयालु पेशकश के लिए धन्यवाद महामहिम। जी फुलिंग सहमत नहीं हुई या मना नहीं किया, लेकिन चू युआन के साथ थोड़ी देर चर्चा करने के बाद वह जल्दी से चली गई। चू युआन को इस बार और अधिक की आवश्यकता थी। सौभाग्य से उसे 2 सितारा राष्ट्रपति के पद पर पदोन्नत किया गया था, अन्यथा मांगों को पूरा करना वास्तव में असंभव होता। जी फुलिंग को बचाना और अनंत वाणिज्य संघ के साथ व्यापार समझौते पर पहुंचना चू युआन द्वारा लिया गया एक बुद्धिमान निर्णय था। आखिरकार उसे दूसरे दर्जे की दिव्य तोपों के निर्माण के लिए और अधिक उल्कापिंड के महीन सोने की भी आवश्यकता थी। दावू का 31वां वर्ष मार्च। समय उड़ता है और राष्ट्रों को नष्ट करने वाली लड़ाई के बाद से 3 महीने बीत चुके हैं। वर्तमान प्रगति 7.1 बिलियन 50 बिलियन। संप्रभु की तलवार पर अनसीलिंग जानकारी देखकर चू युआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चारों राष्ट्रों की आबादी दावू का हिस्सा बन गई थी, उसके नागरिक बन गए थे। शांति से रहना और खुशी से काम करना, ये लोगों की सबसे बुनियादी ज़रूरतें हैं, और चू युआन उन्हें ये दे सकता था। इसके अलावा चू युआन ने उन मार्शल कलाकारों को संसाधनों तक पहुंचने का एक तरीका भी प्रदान किया, उसकी महान सेना में शामिल होना या उसके अधीन बनना। वे तब जादुई क्रिस्टल और अमृत प्राप्त कर सकते थे। इतनी कट्टरपंथी उदारता के साथ ये लोग कैसे झुक नहीं सकते थे। संप्रभु की तलवार विश्व के मानचित्र के भीतर का क्षेत्र कई बार विस्तारित हो गया था। वह विश्व के मानचित्र पर हर जिले में रहने की लोगों की इच्छा की समृद्ध एकाग्रता देख सकता था। अगर कहीं भी गिरावट होती तो वह तुरंत लोगों को कारण की जांच करने के लिए भेज सकता था। पिछले 3 महीनों में दावू के भीतर बहुत से परिवर्तन हुए हैं। विभिन्न अमृत और जादुई क्रिस्टल के वितरण के साथ राष्ट्रीय शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। न केवल दिव्य क्षेत्र बल्कि दिव्य क्षेत्र में झांकने के कगार पर खड़े लोग भी इन कुछ महीनों की संसाधन आपूर्ति के तहत तेजी से बढ़ गए थे। 8 शिविरों के पूर्व नेताओं को दिव्य क्षेत्र के कगार पर पदोन्नत किया गया था। लुकियानफू ने चू युआन को निराश नहीं किया। हालांकि उसे एक उपचार औषधि दी गई थी, लेकिन उसने इसका उपयोग नहीं किया और दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया। लुकियानफू के अलावा बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन और किंग्यूनजी ने भी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। अमृत के अलावा चू युआन ने अपनी सफलताओं का कारण एक और महत्वपूर्ण कारण भी खोजा। राष्ट्रीय भाग्य। हाँ, ये राष्ट्रीय भाग्य है। राष्ट्रीय भाग्य न केवल उसे बल्कि दावू के सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाता है। दावू के 2 सितारा शाही राजवंश में पदोन्नति के साथ उन्होंने एक राष्ट्रीय भाग्य सरणी की स्थापना की, जिसने लुकियानफू जैसे लोगों को प्रभावित किया। यही कारण है कि वे आसानी से दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय भाग्य जितना मजबूत होगा, राष्ट्रीय शक्ति उतनी ही मजबूत होगी, और सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, खासकर लुकियानफू जैसे लोग जिन्होंने महान योगदान दिया था। जितना बड़ा योगदान उतना ही बड़ा राष्ट्रीय भाग्य। यहाँ तक कि अगर कोई आम नागरिक है, जब तक वे दावू के लिए कुछ फायदेमंद करते हैं तो वे राष्ट्रीय भाग्य के पक्ष का भी आनंद लेंगे। अचानक पूरे साम्राज्य में एक फीनिक्स की चीख गूंज उठी। दूर सिंदूर पक्षी के शिविर से आग की लपटें आसमान में भर गईं और एक प्राचीन फीनिक्स का प्रेत देखा जा सकता था। चू युआन कुछ हैरान था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लुकियानफू बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन, किंग्यूनजी और अन्य लोगों के दिव्य क्षेत्र में घुसने के बाद झांकने वाली देवता बनने वाली अगली महिला अलग थलग महिला झू फेंगफेंग होगी। चू युआन कुछ हद तक हैरान था। उसने झू फेंगफेंग से उम्मीद नहीं की थी, जो शाही रक्षकों के प्रमुखों में से एक नहीं था और बहुत विनम्र था। दूसरों के विपरीत जो शक्ति चाहते थे, वह दिव्य क्षमताओं के क्षेत्र में घुसने और पहुंचने में सक्षम होगा। क्या ये फीनिक्स पर्चिंग वुड की वजह से हो सकता है? चू युआन ने अनुमान लगाया। आसमान की ओर देखते हुए उसने एक अलौकिक प्राचीन फीनिक्स आकृति देखी, जहां झू फेंगफेंग ने प्रवेश किया था। इसने उसे याद दिलाया कि झू फेंगफेंग को पिछले सम्राट द्वारा वान बीस्ट पर्वत श्रृंखला से वापस लाया गया था, और ऐसी फुसफुसाहटें थीं कि वह प्राचीन फीनिक्स जाति की वंशावली को ले जाती है। ऐसा लगता है कि यह कहावत खोखली नहीं थी। उनका जनरल कुछ असाधारण लग रहा था। हालांकि झू फेंगफेंग की तेज सफलता को आंशिक रूप से राष्ट्र के अच्छे भाग्य के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। राष्ट्र जितना मजबूत होगा, भाग्य उतना ही मजबूत होगा। जनता शांति और संतोष से रहेगी और काम करेगी, और अधिक कुलीन लोग होंगे। यह एक साइफन प्रभाव है। स्थान जितना मजबूत होगा, उतने ही अधिक मजबूत व्यक्ति आकर्षित होंगे। तुच्छ स्थान स्वाभाविक रूप से दुर्जय मार्शल कलाकारों को आकर्षित नहीं करेंगे। हालांकि एक पुरानी कहावत है, मुर्गी का सिर होना फीनिक्स की पूंछ से बेहतर है।
एक शक्तिशाली शाही राजवंश के पास जो संसाधन हैं, उनकी तुलना उन छोटे साम्राज्यों से नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, कोई भी दिव्य क्षमता क्षेत्र विशेषज्ञ एक सितारा साम्राज्य की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा, भले ही इसका मतलब 4 या 5 सितारा साम्राज्य में कमांडर बनना हो। ये बहुत बढ़िया है। राष्ट्र का भाग्य जितना मजबूत होगा, मेरी ताकत उतनी ही मजबूत होगी और दावो और भी मजबूत हो जाएगा। चू युआन ने कहा, महाराज, मार्क्विस लॉयल्टी एंड वेलोर ने तत्काल सैन्य खुफिया जानकारी भेजी है। इस समय नपुंसक वेई एक रिपोर्ट लेकर दौड़े। तत्काल सैन्य खुफिया जानकारी, मैंने मार्क्विस लॉयल्टी एंड वेलोर के लिए 2 लाख गॉड मार्शल आर्मी के सैनिक छोड़े हैं। ऐसा क्या हुआ कि वह खुद को संभाल नहीं सका? चू युआन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और रिपोर्ट खोली। महाराज, दाकियन डोमेन के अंतर्गत कियानजोउ प्रांत की सबसे बड़ी नस को 2 सितारा कुलों वानिक्सुआन और कैंगनान ने घेर लिया है। हालांकि मैंने सहायता के लिए भगवान मार्शल सेना का नेतृत्व किया था, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने बुजुर्गों को नसों को घेरने के लिए भेज दिया था। हालांकि वे हमसे नहीं निपट सकते, हम भी उनसे नहीं निपट सकते, हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैं आपके शाही निर्णय की भीख मांगता हूँ। जब चू युआन ने रिपोर्ट पढ़ना समाप्त किया तो उसे स्थिति का मोटे तौर पर अंदाजा हो गया। मूल दाकियन डोमेन में मैना क्रिस्टल के भंडार के साथ एक बड़ा भंडार था जो दावू में अन्य सभी जमाओं के बराबर था। राज्य के पतन के बाद दावू ने इसे अपने अधीन कर लिया और चू युआन ने वहां भगवान कसाई सेना को तैनात किया। हालांकि यह भंडार दकियन का था, लेकिन निकाले गए मैना क्रिस्टल पूरी तरह से उनके नहीं थे। 40% वानिक्सुआन और कैंगनान कुलों को दिए जाने थे, 40% ब्लैकमिंग साम्राज्य को सौंपे जाने थे और उन्होंने केवल 20% ही अपने पास रखा। भले ही उन्होंने कड़ी मेहनत की और केवल 20% मैना क्रिस्टल प्राप्त किए, लेकिन इन 20% ने उन्हें प्रति वर्ष करोड़ों मैना क्रिस्टल दिए। वेनिक्सुआन और कैंगनान कुलों ने डाकियन के शासन में परिवर्तन की परवाह नहीं की, लेकिन एक बार जब दावू ने नसों पर कब्जा कर लिया तो पिछली पेशकश स्वाभाविक रूप से बंद हो गई, इसलिए उन्होंने उन्हें दबाने के लिए शक्तिशाली लोगों को भेजा। दोनों कुलों ने दिव्य क्षमताओं के क्षेत्र के कई बुजुर्गों और हजारों दिव्य क्षमताओं के विशेषज्ञों को भेजा, लेकिन 2 लाख भगवान कसाई सेना में से 1 लाख से अधिक दिव्य क्षमता विशेषज्ञ थे जिनके पास युद्ध शतरंज की संयुक्त ताकत थी। इसलिए 2 सितारा कुलों ने भी जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप गतिरोध हुआ। कैंगनान और वानिक्सुआन कुलों, आपके पास काफी हिम्मत है। चू युआन ने धीरे धीरे रिपोर्ट बंद की। विकल्प 1, नस को मजबूत करें, 1 इंच भी न छोड़ें, 1 क्रिस्टल भी न दें। 300 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें, 1 फ्लेम एसेंस पल प्राप्त करें। विकल्प 2, 2 कुलों की शर्तों से सहमत हों, ताकत जमा करें और वापसी करें। 300 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें, 1 लकी ड्रॉ प्राप्त करें। विकल्प 3, दावू की विस्मयकारी प्रतिष्ठा दूसरों के अनादर को बर्दाश्त नहीं करेगी, व्यक्तिगत रूप से वानिक्सुआन और कैंगनान कुलों का दौरा करें। 300 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें, 1 फेनतियान फायरी फ्लैग प्राप्त करें। मैंने पहला मुख्य लाइन कार्य पूरा कर लिया है। डेस्टिनी पॉइंट के लिए इनाम अप्रत्याशित रूप से 300 तक बढ़ गया है। चू युआन कुछ हैरान हुआ, फिर ठंडे स्वर में बोला, लगता है कि इन 2 कुलों को मेरी व्यक्तिगत यात्रा की आवश्यकता है। वानिक्सुआन, कैंगनान, 2 कुलों, इन नसों के मालिक अब दाकियान नहीं हैं, बल्कि ये मेरे दाव हैं। एक बार चू युआन ने रहस्यवादी आत्मा के पंख खोल दिए, जैसे कि वह रॉयल पैलेस से टेलीपोर्ट हो रहा हो। डिंग, मेजबान ने विकल्प 3 का चयन किया। आपने 300 भाग्य अंक प्राप्त किए। उग्र नरक का बैनर X1। भाग्य अंकों की वर्तमान संख्या 1850 अंक। चू युआन ने पहले लुकियानफू और अन्य लोगों को उनके ईश्वर दर्शन की सफलता के लिए सहायता करने के लिए कुछ बुनियादी उपचार औषधियों का आदान प्रदान किया था। ज्वाला बैनर, एक अद्वितीय दिव्य कलाकृति। ज्वाला सम्राट द्वारा तैयार किए गए 5 प्राचीन सम्राटों में से एक, विशाल समुद्र को उबालने और स्वर्ग को जलाने की शक्ति रखता है। आर्टिफैक्ट स्किल, स्वर्गीय ज्वाला, मजबूत मान द्वारा संचालित। यह एक अग्नि मान को मुक्त करती है जो सब कुछ पिघला देती है, और ग्रैंड फायर स्पेल का उपयोग करके शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। नोट, यदि 5 झंडे, गोल्ड डिस्ट्रक्शन बैनर, ग्रीनवुड लॉन्गविटी बैनर, ब्लैक वाटर कैटाक्लिस्म बैनर, रेजिंग इन्फर्नो बैनर और थिक अर्थ गैदरिंग स्पिरिट बैनर इकट्ठे किए जाते हैं, तो यह अद्वितीय दिव्य कलाकृतियों से परे एक शक्ति खेल सकता है। हवा के साथ लहराता हुआ एक ज्वलंत बैनर अचानक चू युआन के हाथ में दिखाई दिया, जिस पर उग्र लपटें थीं और 2 ज्वलंत अक्षर थे जो रेजिंग इन्फर्नो को निर्देशित करते थे। वानिक्सुआन पूर्व में है, कियानजोउ की सीमा पर चू युआन आ गया है। वुडू के शाही शहर से वानिक्सुआन कबीले तक लगभग 1 लाख मील की दूरी है, यहाँ तक कि इस जादुई दुनिया में एक ईश्वर दर्शन अस्तित्व के लिए भी वहां पहुंचने के लिए कई दिनों की बिना रुके यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन चू युआन अपनी 8वीं डिग्री की दिव्य क्षमताओं का उपयोग करते हुए हर बार सांस लेने पर मिस्टिक स्पिरिट विंग्स को आगे बढ़ाता है, जिससे दर्जनों मील की दूरी तय होती है। वानिक्सुआन कबीले को उसके सामने आने में बस कुछ ही घंटे लगे।
जिस तरह शाही राजवंश 9 सितारा ताकत में विभाजित है, उसी तरह कबीला भी है। शाश्वत दुनिया में शाही राजवंश खड़े हैं, कबीले से अस्तित्व में हैं, हर जगह युद्ध छेड़ना आदर्श है, चरम पर अराजकता है। चू युआन ने अब जो देखा वह एक विशाल दुनिया है, जिसमें हजारों हजारों ऊंचे पहाड़ हैं, धुंधले मन और सफ़ेद जैसे परी आभा वाला कोहरा है, और वानिक्सुआन के प्रवेश द्वार के आसपास कई शहर हैं जिनमें घनी आबादी रहती है। कबीला व्यक्तिवाद पर ध्यान केंद्रित करता है, शाही राजवंश सभी के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कबीले संसाधनों के लिए शहर बनाते हैं, उन्हें प्रतिभा प्रदान करने के लिए पर्याप्त लोगों की आवश्यकता होती है। आम लोगों के लिए यह ज्यादातर दमनकारी है, सिर्फ कबीले की सेवा करना और उन्हें कोई लाभ न देना। शाही राजवंश अलग हैं, उन्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए, अन्यथा वे मजबूत किस्मत नहीं जुटा पाएंगे और हर जगह विद्रोह होगा, इसलिए वे आम लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये कहा जा सकता है कि एक साम्राज्य के सम्राट की जिम्मेदारी कबीले के नेता की जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, चू युआन के दावू ने 7 अरब से ज्यादा नागरिकों को पंजीकृत किया और उसे इन सभी लोगों की जिम्मेदारी लेनी थी। जो कबीले के नेता बनते हैं वे स्वाभाविक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन जो लोग सिंहासन पर चढ़ सकते हैं और एक साम्राज्य को पनपने दे सकते हैं, वे होते हैं जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी, समझदारी और दृढ़ता होती है। ये वानिक्सुआन कबीला एक 2 सितारा कबीला होने के कारण एक ईश्वर दर्शन करने वाले अस्तित्व द्वारा संरक्षित होना चाहिए। द्वार के अंदर सैकड़ों हजारों शिष्य हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ ध्यान और प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अंदर का माहौल शाही राजवंश से बिल्कुल अलग है। इन शिष्यों की ताकत बेहद भयानक है। उनमें से केवल सैकड़ों हजार हैं, लेकिन उनमें से हजारों में दिव्य क्षमताएं हैं। जितने कम लोग होंगे उतने ज्यादा संसाधन वे भोग सकेंगे। ऐसा लगता है जैसे साम्राज्य के सभी संसाधन इन कुछ 100,000 लोगों को दिए गए हैं। एक अलग लड़ाई में शायद वानिक्सुआन कबीले के शिष्य ज्यादा मजबूत हों, लेकिन शाही राजवंश कभी भी व्यक्तिगत लड़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, बल्कि सामूहिक युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें भारी संख्या में सैनिक आगे बढ़ते हैं। सैकड़ों हजार या लाखों सैनिक एक साथ चलते हैं। समान स्तर के स्टार कबीले इस तरह की शक्ति का विरोध नहीं कर सकते। ठीक वहीं रुक जाओ, वहां कौन है? आपको बिना अनुमति के हमारे वानिक्सुआन कबीले के परिसर में घुसने की अनुमति नहीं है। जैसे ही चू युआन आसमान से उतरा और वानिक्सुआन कबीले के प्रवेश द्वार पर पैर रखा, कुछ द्वारपाल शिष्यों ने उसे रोक दिया। मैं दावू का शासक हूँ। चू युआन ने उन पर नजर डाली और एक दबंग शाही विस्मय प्रकट किया। क्या आप दावू के पवित्र सम्राट हैं, चू युआन?